हाँ भाई, नमस्कार। नमस्कार बच्चों। नमस्कार नमस्कार। लाइव है? हो चुका है लाइव? चलो, नमस्कार बच्चों। एनएलएम में कल मैंने आपको कंस्टेंट मोशन पढ़ाया था, चलने वाली पुली पढ़ा दी थी कल, और मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के क्वेश्चंस करा रहा था। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के क्वेश्चन जब मैं करा रहा था तो मैंने कहा था अंदर बैठ के आंसर निकालो या बाहर बैठ के आंसर निकालो, आंसर सेम आते हैं। बस अंदर बैठ के अपन क्या बोलते हैं साहब, शूडो शूडो, और ग्राउंड पे बैठ के क्या बोलते हैं साहब, न्यूटन न्यूटन। तो कुछ न्यूमेरिकल, कुछ क्या, 2 न्यूमेरिकल किए थे अपन ने शायद। वो गाड़ी में पेंडुलम लटकाया था और पेंडुलम को सर्कुलर पाथ पे भी घुमाया था और हॉरिजेंटल पाथ पे भी चलाया था। तो मैंने वो इक्विलिब्रियम में टेंशन और साथ में क्या पूछा था साहब, वो एंगल, वर्टिकल से एंगल। तो मैं फिर से क्लियर कर दूं, जितने भी केस होते हैं ना ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाले, यानी नॉन इनर्शियल वाले, सबको मैं अंदर बैठ के सॉल्व करूंगा। बस एक शूडो जोड़ूंगा और जैसे आज तक क्वेश्चन सॉल्व करते थे वैसे ही कर लेंगे। अब सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो लिफ्ट वाले केस के बनते हैं, लिफ्ट। तो थोड़ा सा मैं लिफ्ट का मोशन आज पढ़ा दूंगा आपको। आज मैं लिफ्ट का मोशन आपको पढ़ाऊंगा। तो पहले हम लोग ले लें मोशन ऑफ लिफ्ट। कितने, शायद 10-11 एग्जाम्पल हो गए थे। ये लो, अगला एग्जाम्पल लो, लिफ्ट। ठीक है, ये मोशन ऑफ लिफ्ट ले लो। ये लो साहब, एक लिफ्ट है, लिफ्ट। इस लिफ्ट के अंदर मैंने एक वेइंग मशीन रख दिया, वेइंग मशीन। लिफ्ट के अंदर एक वेइंग मशीन रख दिया। इस वेइंग मशीन के ऊपर एक पर्सन को खड़ा कर दिया। ये लो, एक पर्सन को खड़ा कर दिया। इस पर्सन का मास m है और ये जो बक्सा दिख रहा है इसको मैं लिफ्ट नाम दे रहा हूं, लिफ्ट। अब आपको पता है लिफ्ट ऊपर नीचे ही जाएगा, और ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। ये यहां पर जो वेइंग मशीन है इसका रीडिंग क्या बताएगा, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, यही नॉर्मल रिएक्शन तो वेइंग मशीन की रीडिंग होगी। मतलब इसकी रीडिंग क्या होगी, ये रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, ये रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन किसके बराबर होगी, नॉर्मल रिएक्शन के बराबर। ठीक है। अब वैसे तो आंसर तुम्हें पता है साहब, वैसे तो आंसर सबको पता है कि ऊपर जाएगा तो G+ है और नीचे आएगा तो G- है। मैं आपको अंदर बैठ के भी आंसर दिखाना चाहता हूं और बाहर बैठ के भी आंसर दिखाना चाहता हूं। जिस दिन हम अंदर बैठ के आंसर निकालेंगे तो उस दिन हम शूडो फोर्स लगाएंगे, और जिस दिन ग्राउंड पे बैठ के आंसर दिखाएंगे ना उस दिन हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगाएंगे। ठीक है, रुको, मैं दोनों तरीके से तुम्हें दिखाता हूं। मैं यहां पर एक ऑब्जर्वर ले रहा हूं ग्राउंड पर, एक ऑब्जर्वर ले रहा हूं ग्राउंड पर, ये ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर, और एक ऑब्जर्वर बिठा देता हूं मैं अंदर। ये लो, एक अंदर बिठा देता हूं। एक मैं लिफ्ट के रेस्पेक्ट में बात करता हूं, एक मैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बात करता हूं। तो भैया पहला क्वेश्चन, यहां पर पहला बोल रहा हूं, लिफ्ट मूविंग अपवर्ड विद एक्सीलरेशन ए। ये बोल रहे हैं लिफ्ट मूविंग अपवर्ड, अपवर्ड विद एक्सीलरेशन ए, विद एक्सीलरेशन ए। लिफ्ट ऊपर जा रही है साहब ए एक्सीलरेशन से, पहला कंडीशन दे रहा हूं मैं, पहला कंडीशन, लिफ्ट ऊपर जा रही है ए एक्सीलरेशन से। अब रुको, यहां पर आंसर निकालना है मुझे, तो पहले मैं निकालता हूं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। पहले बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मुझे बताइए ग्राउंड का मतलब ये इनर्शियल फ्रेम हो गया, तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगाओगे, क्या बोलोगे, नेट फोर्स बराबर m×a बोलोगे। अब आप फोर्स देखो साहब, ये ऊपर की तरफ n है और नीचे की तरफ क्या है, नीचे की तरफ mg है। ये लिफ्ट ऊपर जा रही है तो पर्सन पर नेट फोर्स ऊपर की तरफ होगा, और कितना होगा, ये होगा n-mg। तो n-mg बराबर ma। तो n का वैल्यू क्या बोलोगे, n का वैल्यू बोलोगे साहब mg+ है। ये n बोलोगे साहब mg+ है। ये आंसर मैंने कहां बैठ के निकाला, ये आंसर मैंने यहां पर निकाला अंदर बैठ करके, सॉरी ग्राउंड पे बैठ करके। चलो विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट बात करो। अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट बात करूंगा ना, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में आपको शूडो लगाना पड़ेगा, शूडो। और आप देख रहे हैं लिफ्ट कहां जा रही है, लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है तो शूडो कहां लगेगा, नीचे। अब शूडो नीचे लगेगा कि mg भी नीचे था और ये शूडो फोर्स भी नीचे लगाओगे। और शूडो आप अच्छी तरह जानते हैं क्या होता है, शूडो होता है m×a। ये शूडो फोर्स कितना मिलेगा, m×a। देखो ढंग से सुनना भैया, जिसको फ्रेम मान लेते हैं उसको रेस्ट पे मानते हैं। अगर मैं लिफ्ट को फ्रेम मान रहा हूं तो अल्टीमेटली लिफ्ट क्या हो गया, रेस्ट पर हो गया। अब लिफ्ट रेस्ट पर हो गया तो ऐसे केस में इक्विलिब्रियम वाला केस बनाओगे ना, तो ऊपर वाला बराबर नीचे वाला। अब ऊपर कौन है, ऊपर n है और नीचे mg और ma है, तो इक्विलिब्रियम में क्या बोलोगे, n बराबर mg प्लस ma। देखो आंसर क्या आ रहा है, आंसर वही आ रहा है जो ग्राउंड पे बैठ के आया था। मतलब देखो अंदर बैठ करके आंसर निकालो या बाहर बैठ के आंसर निकालो, आंसर सेम आना है ना। मैं देखो मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखा रहा हूं मैं। वैसे तो आंसर तुम्हें लिफ्ट के केस के पहले से याद है कि ऊपर जाएगा तो G+ से होगा, नीचे आएगा तो G- से होगा। मैं ये प्रूफ करके दिखा रहा हूं आपको
कि भैया अंदर से निकालो बाहर से निकालो, फोर्स के आंसर हमेशा क्या आने वाले सेम। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि नॉन इनर्शियल वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, न्यूमेरिकल होते हैं, उनको अंदर बैठ करके सॉल्व करना बहुत आसान लगता है। अंदर बैठ जाओ, बस एक शूडो जोड़ना होगा, शूडो जोड़ दोगे ना तो उसके बाद वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे जैसे हमने आज से पहले ग्राउंड पे बैठ करके सॉल्व किए। ये तो मुझे अभी इक्विलिब्रियम दिखा, इसलिए मैंने फोर्स बैलेंस किया है। अगर कोई चलने वाला केस दिखेगा ना तो उसमें आगे पीछे भी करूंगा मैं, ठीक है। तो मैं सिंपल प्रॉपर्टी बता रहा हूं, सिंपल कहां बैठना है, आपको अंदर बैठना है, ठीक है। चलो आओ, ये तो मैंने पहला केस लिया कि लिफ्ट ऊपर जा रहा था, अब मैं बोलता हूं लिफ्ट नीचे जाएगा, ठीक है। आई थिंक बना लिया होगा सबने, मेरे साथ साथ बना रहे हो ना, मैं पूरा समय दे रहा हूं तुम्हें बनाने का, समझते भी चलो बनाते भी चलो। और कुछ रह जाता है बनाने का तो यार स्लाइड शेयर करते हैं ना, बाद में नोट्स में लिख लिया करो, ठीक है। अच्छा नोट्स जरूर मेंटेन करना भैया, ये नोट्स मेंटेन करते चलना, ऐसे नहीं कि हवा में काम चल रहा है, वीडियो देखते जा रहे हो, क्वेश्चन साथ साथ रफ में करे जा रहे हो। ये रफ में क्वेश्चन करो, कोई दिक्कत नहीं है ना, साथ साथ नोट्स बना पाते हो तो बहुत ही बढ़िया। कुछ एक दो बातें ऊपर नीचे रह जाती हैं तो उनको जरूर बाद में स्लाइड देख के अपने नोट्स में लिख लिया करो। नोट्स में जरूर बातें लिखनी है क्योंकि रिवीजन करते समय नोट्स ही काम आएंगे। उस समय ऐसा नहीं कि ये सारी पीडीएफ उठा उठा के पढ़ रहे हो आप, है ना, मोबाइल से नहीं यार, कॉपी पेन से पढ़ो, कॉपी पेन से पढ़ो। तो नोट्स बना लिया करो, जो थोड़ा बहुत लिखने से रह जाता है वो बाद में स्लाइड से देख के लिख लो। भाई आज का जो पढ़ोगे इसको रिवाइज भी तो करोगे ना यार, ये आज का जो पढ़ोगे ये घर पे जाके रिवाइज करोगे। अब रिवीजन करोगे तो जो लिखने से रह गया वो बातें लिख लो, और बाकी जितने क्वेश्चन करे उन क्वेश्चन को दोबारा से एक बार करो, ठीक है। चलो आ जाओ, मैं दूसरा केस देता हूं। अब दूसरा केस, ये तो लिफ्ट ऊपर जा रहा था ना, अब लिफ्ट को नीचे ले आते हैं, है ना। अब दूसरा कंडीशन बोल रहा हूं, लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड। यहां बोल रहे हैं लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सीलेशन ए, लिफ्ट को डाउनवर्ड लेके जाओ भैया। देखो वही वेइंग मशीन है ना, वही पर्सन, वही दो ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर बिठाता हूं मैं अंदर, एक ऑब्जर्वर बिठाता हूं मैं ग्राउंड पर। ये देखो नॉर्मल रिएक्शन, नीचे की तरफ क्या लगेगा mg। अब मैं दो ऑब्जर्वर दे रहा हूं, एक ऑब्जर्वर मैंने ग्राउंड पे बिठाया साहब और एक ऑब्जर्वर मैंने अंदर बिठाया। देखो दोनों की बातें सुनो, दोनों क्या क्या बातें करते हैं, आंसर दोनों से सेम आएगा। पहले मैं निकालता हूं विद रिस्पेक्ट टू, चलो ग्राउंड, है ना, चलो पहले निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बात करोगे तो इनर्शियल फ्रेम तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, क्या बोलोगे, नेट फोर्स बराबर m इंटू ए। अब नेट फोर्स आज कहां पर है, आज डाउनवर्ड है, लिफ्ट आज नीचे जा रहा है, इसका मतलब नेट फोर्स नीचे की तरफ क्या होगा, ये होगा mg माइनस एन बराबर m इंटू ए। तो n का वैल्यू क्या मिलेगा, n का वैल्यू मिलेगा mg माइनस ए। ये मैंने कहां बैठ के आंसर निकाला, ये मैंने ग्राउंड पे बैठ के आंसर निकाला। चलो विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट बात करो। अगर मैं लिफ्ट के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं तो समझ सकते हो ये लिफ्ट के रेस्पेक्ट में मतलब नॉन इनर्शियल हो गया, इसका मतलब शूडो फोर्स की बात करेंगे तो भैया अंदर बैठ जाओ और शूडो लगा दो। आज शूडो कहां लगाओगे, आज शूडो लगाओगे साहब, लिफ्ट नीचे जा रहा है ना तो शूडो लगाओगे ऊपर की तरफ, और शूडो का आंसर कितना होगा m इंटू ए, और डाउनवर्ड क्या लग रहा है mg। मैं फिर से कह रहा हूं, जिसको फ्रेम मानते हैं उसको रेस्ट पे मानते हैं, तो लिफ्ट आज रेस्ट पर है। अगर लिफ्ट रेस्ट पर है तो ऐसे केस में इक्विलिब्रियम होगा, और इक्विलिब्रियम में फोर्सेस को बैलेंस करोगे तो ऊपर वाला बराबर क्या बोलोगे, नीचे वाला, यानी क्या बोलोगे, ये बोलोगे n प्लस एम ए बराबर कितना mg। तो n का आंसर कितना आ जाएगा, n का आंसर आ जाएगा mg माइनस ए। देखो आंसर दोनों जगह से सेम आ रहा है भैया, अंदर से बैठो बाहर से बैठो आंसर सेम आ रहा है, अंदर से बैठ के निकालो या बाहर से बैठ के निकालो, आंसर क्या आने वाला है साहब, सेम आने वाला है। कौन से पकड़ रहे हो भैया, बड़ा सिंपल है ना। अब आंसर तो तुम्हें पहले से याद थे, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि भैया जहां से आसान लगेगा हम वहीं से आंसर निकालेंगे, और आसान लगता है मैं बता रहा हूं अंदर बैठ करके। आगे नॉन इनर्शियल वाले जितने भी क्वेश्चन करूंगा ना मैं अंदर बैठ के ही करूंगा, ठीक है। ये बना लो आई थिंक बात पकड़ में आ रही होगी, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट। चलो अब मैं लिफ्ट की बात को कंक्लूड करूंगा। ये निकालना मैंने बता दिया, अंदर से बाहर से आंसर सेम आता है, इवन नहीं बताता तो भी आंसर तुम्हें पता है, ऊपर जाए तो g प्लस है, नीचे आए तो g माइनस है। चलो अब थोड़ा सा मैं और लिफ्ट की बातें करना चाह रहा हूं, अब जो आंसर आए ना मैं उनकी बातें करना चाह रहा हूं। तो भैया पहले केस में पहला कंडीशन क्या है, अपवर्ड मोशन में नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये इसके इफेक्टिव वेट को बताएगा, इफेक्टिव वेट। ऊपर के केस में आंसर कितना आया,
ऊपर के केस में आंसर आया mg+a। अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन का आंसर आ रहा है mg+a। अच्छा, इसमें अगर मैं बोलूं कि एक्सेलेरेशन बढ़ा दो, है ना, एक्सेलेरेशन बढ़ा दो, तो ऐसे केस में इफेक्टिव वेट क्या होगा? इफेक्टिव वेट बढ़ेगा। ठीक है, एक चीज पे और गौर करना, अगर वास्तव में अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन है, अपवर्ड में एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन मतलब पॉजिटिव लिखोगे पॉजिटिव, तो ऐसे केस में इफेक्टिव वेट कितना आएगा? इफेक्टिव वेट आएगा mg+a। ये mg+a का मतलब क्या है? ये मोर देन वेट, ये इसके वेट से ज्यादा आएगा, वेट से ज्यादा। और अगर अपवर्ड डायरेक्शन में मैं आपसे बोलूं, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन नहीं, रिटार्टेशन है, रिटार्टेशन, मैं बोल रहा हूं साहब रिटार्टेशन है, तो ऐसे केस में इफेक्टिव वेट कितना आ जाएगा? ऐसे केस में इफेक्टिव वेट आ जाएगा mg-a, मतलब एक्चुअल वेट से ज्यादा होगा या एक्चुअल वेट से कम होगा? ये एक्चुअल वेट से कम होगा। और अगर मैं आपसे बोलता हूं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, ऊपर जाते समय वेलोसिटी कांस्टेंट है, या चलो लिफ्ट ही रेस्ट पर है, ये वेलोसिटी का वैल्यू 0 है, तो इन दोनों केस में एक्सेलेरेशन 0 होगा, और एक्सेलेरेशन 0 होगा तो इफेक्टिव वेट कितना आएगा? ये इफेक्टिव वेट mg के बराबर आ जाएगा। ये मैंने सारी कहानी कब की करी? जिस दिन लिफ्ट ऊपर जा। देखो ना, अब सुनना, मैं बात को कंक्लूड कर लूं, मैं छोटे छोटे थ्योरी वाले पॉइंट बोलूंगा। तो पहले एक्सीलरेट होता है, फिर 5वें फ्लोर पे रुकना, तो रिटार्डेड भी तो होता है ना भैया। ग्राउंड से लिफ्ट निकलेगा तो पहले एक्सीलरेट होगा, फिर तो अपवर्ड में रिटार्डेशन हो सकता है, अपवर्ड डायरेक्शन में रिटार्डेशन हो सकता है। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर अपवर्ड में रिटार्डेशन कैसे होगा? हो सकता है भैया, लिफ्ट है, रुकने के लिए रिटार्डेड होना तो पड़ेगा ना। ऐसे थोड़ी है कि यार कि लिफ्ट ऊपर की तरफ चल रहा है, 5वां फ्लोर आएगा और लिफ्ट रुकेगा नहीं, दरवाजा खुलेगा और बोले कूद जाओ, है ना यार, रुकेगा ना, 5वें फ्लोर पर रुकेगा तो रिटार्डेशन होगा ना। तो अपवर्ड में रिटार्डेशन हो सकता है। ठीक है, तो अब एक बात और सुन लो, अगर एक्सेलेरेशन है तो मोर देन mg, और रिटार्डेशन है तो क्या मिलेगा? लेस देन mg। एक्सेलेरेशन के केस में मोर देन mg और रिटार्डेशन के केस में लेस देन mg। बात पकड़ में आ गई भैया? ये वैसा ही केस है जैसे रस्सी के टेंशन में बताया था मैंने कि ऊपर जाते समय g+a और नीचे आते समय g-a। चलो मैं एक थ्योरेटिकल पॉइंट पूछता हूँ, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता हूँ। ये तो हो बना लिया सबने, ये बनाते जा रहे हो साथ साथ, मेरे साथ साथ लिखते जा रहे हो भाई। ठीक है, चलो और रुको रुको, मैं अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता हूँ, सुनना, जवाब देना, है ना, सुनते जाओ और मुझे जवाब देते जाओ। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि एक्सेलेरेशन, मैं आपसे बोल रहा हूं कि इफेक्टिव वेट मोर देन mg आ रहा है, मोर देन mg आ रहा है, तो बताइए ऊपर के केस में कि रिटार्ड, बताइए ऊपर के केस में एक्सेलेरेशन है कि रिटार्डेशन है? आप बोलोगे एक्सेलेरेशन है। चलो पहले मैं नीचे की बातें भी कर लूं, फिर एक साथ में सारी बातें पूछूंगा। करी ना मैंने, मैं डाउनवर्ड की बात करूं, आओ मैं डाउनवर्ड की बात करूं। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में बोले, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो इफेक्टिव वेट आएगा ना, वो आंसर आएगा mg-a। ये आंसर आएगा mg-a, डाउनवर्ड में आंसर आएगा mg-a। अच्छा, वास्तव में ही एक्सीलेरेशन होगा, वास्तव में ही एक्सीलेरेशन है, मतलब a का वैल्यू पॉजिटिव है, a का वैल्यू पॉजिटिव है, तो ऐसे केस में इफेक्टिव वेट क्या आने वाला है? ये mg-a, मतलब इसके एक्चुअल वेट से कम आ रहा है भैया। अगर तुम्हें लगता है कि तुम भारी हो तो भैया वेइंग मशीन लेकर के नीचे एक्सीलरेट होती हुई लिफ्ट में बैठ जाओ, नीचे एक्सीलरेट होती हुई लिफ्ट में बैठ जाओगे ना, तुम्हारा इफेक्टिव वेट तुम्हारे वेट से कम फील होगा, तुम्हारा इफेक्टिव वेट तुम्हारे वेट से क्या होगा? कम आएगा। अच्छा, अगर रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन यानी ए का वैल्यू क्या रख दें? ए का वैल्यू नेगेटिव रख दें, तो ऐसे केस में समझ सकते हो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी आंसर क्या बन जाएगा? आंसर mg+a। मोर, अगर मैं बोलता हूं कि साहब वेलोसिटी कांस्टेंट है या भैया रेस्ट पर है, वेलोसिटी कांस्टेंट से केस में एक्सेलेरेशन का वैल्यू 0 होगा, आज इफेक्टिव वेट कितना आ जाएगा? आज इफेक्टिव वेट mg आ जाएगा, mg आ जाएगा। बड़ा सिंपल है। रुको रुको, मैं बात को फिर कंक्लूड कर दूं, मैं फिर से बात को कंक्लूड कर दूं। अगर ये ऊपर जाते समय एक्सेलेरेशन, सॉरी डाउनवर्ड में एक्सेलेरेशन है तो आंसर इफेक्टिव वेट से कम है, डाउनवर्ड में रिटार्डेशन है तो इसके एक्चुअल वेट से क्या आएगा? ज्यादा आएगा। और अगर ये वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इस केस में इफेक्टिव वेट कितना आ जाएगा? mg के बराबर आ जाएगा। रुकना, मेरी बात सुनना, ये इन बातों को क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना के पूछते हैं, आंसर तो रस्सी का टेंशन देखोगे ना तो आंसर तो वहां भी ये आता था कि ऊपर जाते समय mg+a, नीचे आते समय mg-a, है ना। अब ये आंसर तो तुम्हें पहले से पता थे। ये मेरी आवाज साफ आ रही है भाई? एक दो बच्चे यहाँ लिख रहे हैं कि भाई आवाज लैग हो रही है, मेरी आवाज सही सुन पा रहे हो? मुझे सुन पा रहे हो ना भाई?
जल्दी से कमेंट करो, मैं आगे बढ़ूं ताकि नहीं, एक ही बच्चे का कमेंट है यार, वही बार बार कर रहा है। बेटा तेरा नेटवर्क चेक कर ले यार, तेरा नेटवर्क चेक कर ले, नेटवर्क चेक कर ले यार। एक ही बच्चा कमेंट कर रहा है, मतलब उसी को थोड़ा वॉइस, थोड़ा नेटवर्क चेक कर ले बेटा यार। ठीक है, फिर मैं क्या देखता नहीं हूँ, रिप्लाई नहीं करता हूँ, तो बच्चा कॉपी पेस्ट करता रहता है। मैं पढ़ा लूँ यार, पढ़ा लूँ, कैमरे से बात करते हुए पढ़ा रहा हूँ मैं। देख लेता हूँ बीच बीच में कमेंट, अगर कोई ज़रूरी होता है तो मैं जवाब दे देता हूँ, और आपकी किसी बात का मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ तो हो सकता है मैं आगे जवाब दूंगा। पेशेंस रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। जैसे कई बच्चे बोलते हैं कि सर बैक पोर्शन बता दो, टेस्ट का सिलेबस बता दो, आगे क्या आएगा वो बता दो। बच्चे पूछते रहते हैं बीच बीच में, तो मैं पढ़ाई में कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करता हूँ, बीच में कभी ना कभी बता देता हूँ। जब मैं बात करूँगा तुमसे तो एक साथ कर लूँगा सारी बात, है ना। घबराओ मत, तुम्हारी सारी बातों के जवाब दूंगा मैं। ऐसा नहीं तुम्हारा कोई इशू होगा और मैं उसको नज़रअंदाज कर दूंगा। ठीक है, चलो, आ रहा है साहब, आवाज़ क्लियर है? क्लियर है ना? चलो रुको, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, लिफ्ट ऊपर जाएगा तो आंसर mg+a, लिफ्ट नीचे आएगा तो आंसर mg-a। ऊपर एक्सेलेरेशन है तो मोर देन mg, ऊपर रिटार्डेशन है तो लेस देन mg, नीचे एक्सेलेरेशन है तो लेस देन mg, और नीचे रिटार्डेशन है तो मोर देन mg, और वेलोसिटी कांस्टेंट या रेस्ट पर तो ओनली mg। यहां लगी बात क्लियर होगी। चलो, मैं एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, मुझे फटाफट जवाब देना। मैं एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, थ्योरी का क्वेश्चन, मुझे जवाब देना। एक पर्सन लिफ्ट में खड़ा हुआ है और वेइंग मशीन की रीडिंग उसके एक्चुअल वेट से ज्यादा आ रहा है। एक पर्सन लिफ्ट में है और वेइंग मशीन की रीडिंग उसके वेट से ज्यादा आ रहा है। ठीक है, मुझे बताइए, पॉसिबिलिटी बताइए। वो लिफ्ट रेस्ट पर है, लिफ्ट ऊपर जा रहा है, लिफ्ट नीचे जा रहा है, क्या पॉसिबिलिटी होगी? चलो मैं लिख देता हूं, मैं यहां लिख देता हूं, मैं एक क्वेश्चन लिख ही देता हूं। लो भैया, क्वेश्चन दे रहा हूं, है ना। ये बोल रहा है कि साहब इफेक्टिव वेट ऑफ पर्सन मोर देन mg है, मोर देन mg, है ना, वेट ऑफ पर्सन। अब पॉसिबिलिटी बताओ। पहला क्वेश्चन है लिफ्ट अपवर्ड जा रहा है विद वेलोसिटी v। दूसरा ऑप्शन, लिफ्ट डाउनवर्ड जा रहा है विद वेलोसिटी v, है ना। तीसरा ऑप्शन, अपवर्ड एक्सीलेशन है ना, वो भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट। ये चौथा ऑप्शन बोल रहा है कि भैया यहां डाउनवर्ड एक्सीलेशन है और वो भी कांस्टेंट है। पांचवा ऑप्शन बोल रहा है कि साहब अपवर्ड डायरेक्शन में रिटार्डेशन है, अपवर्ड में रिटार्डेशन है और वो भी कांस्टेंट है ना। ये छठा ऑप्शन बोल रहा है कि साहब डाउनवर्ड में रिटार्डेशन है और वो भी कांस्टेंट है। मैं और ऑप्शन देता हूं, सारी पॉसिबिलिटी सोचो। ये बोल रहा है कि साहब ऊपर की तरफ डिक्रीजिंग एक्सेलेरेशन है, अपवर्ड डिक्रीजिंग एक्सेलेरेशन, है ना। नेक्स्ट ऑप्शन बोल रहा है, ये बोल रहा है कि साहब डाउनवर्ड में इंक्रीजिंग रिटार्डेशन है। बताओ कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं? सारे ऑप्शन बताइए। ये मैंने सारे ऑप्शन लिखे, पॉसिबिलिटी बताइए कौन कौन से आंसर हो सकते हैं, सारी पॉसिबिलिटी बताइए। इफेक्टिव वेट एक्चुअल वेट से ज्यादा है तो सारे आंसर की पॉसिबिलिटी बताइए साहब। सारे आंसर की पॉसिबिलिटी बताइए। ये बोल रहा बताओ क्या क्या आंसर हो सकते हैं। चलो चेक करें भाई। ये समझ में आ गया होगा, वेलोसिटी के केस में तो आंसर mg आएगा, इसमें भी आंसर mg आएगा, इसमें भी आंसर mg आएगा, जबकि आंसर हमें मोर देन mg चाहिए, तो ये दो ऑप्शन तो गलत हो गए। ऊपर की तरफ एक्सेलेरेशन मोर देन mg, है ना। ये डाउनवर्ड में एक्सेलेरेशन ये लेस देन mg है, ये नहीं हो सकता। ऊपर की तरफ रिटार्डेशन ये गलत है, ये भी नहीं होगा। डाउनवर्ड में रिटार्डेशन ये हो जाएगा। ठीक है, अब इधर देखो, ये अपवर्ड में डिक्रीजिंग एक्सेलेरेशन। सबको पता है जब अपवर्ड जाएगा तो आंसर mg+a आएगा ना, mg+a। हालांकि ये जो a है, ये a धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन जो भी आंसर आएगा वो आएगा तो मोर देन mg ना यार, तो मोर देन mg तो चाहिए, तो ये भी हो सकता है, मोर देन mg चाहिए, ये भी आंसर सही है ना। बच्चे डिक्रीजिंग एक्सेलेरेशन का मतलब समझ लेते हैं कि भैया रिटार्डेशन हो गया। डिक्रीजिंग एक्सेलेरेशन रिटार्डेशन नहीं होता, ढंग से क्लियर कर लो।
एक्सेलेरेशन अगर डिक्रीजिंग है इसका मतलब वेलोसिटी के बढ़ने की रेट कम हो रही है तो एक्सेलेरेशन ही ना भैया, तो आंसर तो mg+ ए ही बोलोगे ना। हालांकि ये जो ए है ये कम होता जाएगा तो आंसर धीरे धीरे कम होता जाएगा, लेकिन हर बार जो आंसर आएगा वो आएगा तो मोर देन mg ना, हर बार जो आंसर आएगा वो मोर देन mg आएगा, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। अच्छा फिर समझ में आ गया होगा डाउनवर्ड में रिटार्डेशन, अगर डाउनवर्ड में रिटार्डेशन है तो आंसर क्या होगा, फिर mg+ ए बोलोगे और बोल रहे हो रिटार्डेशन इंक्रीजिंग है, ये वैल्यू लगातार बढ़ती जाएगी तो ये मोर देन mg मोर देन mg मोर देन mg आएगा, तो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। तो कौन कौन से केस पॉसिबल है भैया, ये थर्ड पॉसिबल है, 6 पॉसिबल है, 7th और 8th भी पॉसिबल है, 8th भी पॉसिबल है, ठीक है। ये 3rd 6th 7th और 8th आई थिंक क्लियर हो गया। डिक्रीजिंग एक्सेलेरेशन इज नॉट रिटार्डेशन, डिक्रीजिंग एक्सेलेरेशन इज ऑल्सो एक्सेलेरेशन, है तो एक्सेलेरेशन ही ना यार। आई थिंक बात पकड़ में आ गई होगी भाई, कौन सा पकड़ में आ गया होगा, सिंपल सा प्रॉपर्टी। चलो मैं कुछ बातें और करता हूं, लिफ्ट के बारे में कुछ बातें और करता हूं, है ना, ये लिफ्ट के बारे में कुछ बातें और करें। ये मैंने आपसे क्या कहा, ये यहां पर एक्सेलेरेशन है तो डाउनवर्ड में क्या आएगा, लेस देन mg। अच्छा अब डाउनवर्ड में एक्सेलेरेशन को कम करो, डाउनवर्ड में है एक्सेलेरेशन, मैं बोल रहा हूं इस एक्सेलेरेशन को बढ़ाते जाओ। अगर एक्सेलेरेशन को बढ़ाते जाओगे तो इफेक्टिव वेट कम होगा ना यार, इफेक्टिव वेट कम होगा, और सोचो कम होता गया तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसमें जीरो भी हो सकता है। अगर ये कम होता गया तो एक केस ऐसा भी आ सकता है जिसमें जीरो हो सकता है, जीरो। अगर ये जीरो हो गया तो भैया फिर तो वेटलेसनेस कंडीशन आ जाएगी, है ना। ये किस दिन आएगी, सोचो किस दिन आएगा, इफेक्टिव वेट घटता गया तो जिस दिन डाउनवर्ड में ए बराबर जी होगा ना उस दिन इफेक्टिव वेट का वैल्यू जीरो आ जाएगा, जीरो। ये जीरो मतलब क्या हो गया, ये तो वेटलेसनेस कंडीशन हो गया। और जिस भी पार्टिकल के लिए ए बराबर जी होता है ना उसको फ्री फॉल बोलते हैं, फ्री फॉल, ठीक है। तो ये हो गया फ्री फॉल हो गया, इसी को बोलते हैं फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट। और इसी दिन क्या होता है, इफेक्टिव वेट जीरो होता है साहब, इफेक्टिव वेट जीरो। अच्छा पर्सन का वेट जीरो नहीं हो गया, ये पर्सन का वेट जीरो नहीं हो गया, इफेक्टिव वेट जीरो हो गया। रुकना, मुझे सुनना, ढंग से सुनना भैया, है ना। देखो ये मैं आपसे बोलूं कि मैं लिफ्ट में खड़ा हूं और लिफ्ट का रस्सा टूट गया, लिफ्ट का केबल टूट गया, है ना, लिफ्ट का केबल टूट गया, रस्सा टूट गया, तो वो जो लिफ्ट वाला बक्सा है वो ए बराबर जी से गिरेगा ना नीचे। भाई उसको कोई पहले केबल ने पकड़ रखा था, अब अगर केबल टूट गया तो एक तरह से फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट हो गई ना, तो उसके अंदर वेइंग मशीन की रीडिंग क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। अच्छा इसका मतलब ये नहीं कि पर्सन का वेट जीरो हो गया, पर्सन का इफेक्टिव वेट जीरो हो गया। अच्छा अब आगे की कहानी सुनो कि क्या होगा, है ना। मुझे बताइए अगर मैं वेइंग मशीन पे खड़ा था तो आज अगर रीडिंग जीरो आ रही है इसका मतलब चुका है, अगर मेरा वेइंग मशीन से कांटेक्ट घट चुका है ना, मुझे बताओ मेरा एक्सेलरेशन क्या होगा। दो ऑब्जर्वर हैं, एक ऑब्जर्वर लिफ्ट में है, एक ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है। ढंग से सुनना, मुझे ढंग से सुनना। अगर फ्री तो जब तक मैं लिफ्ट से जुड़ा था जो लिफ्ट का एक्सेलरेशन था वो मेरा एक्सेलरेशन था। अगर मैं लिफ्ट से हो गया तो उसने देना बंद कर दिया। किसी से जुड़े होते हैं तभी तक मिलता है, अलग होने के बाद लिफ्ट से अगर अलग हो गए ना तो उसके बाद क्या है, लिफ्ट ने देना बंद कर दिया। लिफ्ट कोई एक्सेलरेशन था, वहां ग्रेविटी है कि नहीं है, वहां अगर ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी से एक्सेलरेशन मिलेगा और डाउनवर्ड मिलेगा, है ना। मेरी बात ढंग से सुनो भैया, है ना, मेरी बात अच्छी तरह सुनो, ठीक है, मेरी बात ढंग से सुनो, ढंग से सुना, एक बार फिर सुनना। आवाज आ रही कर रहा है क्या, ये मुझे लगा अच्छा बार बार बोल रहा है आवाज लेक कर रहा है, आवाज लेक कर रहा है। अगर नेटवर्क में गड़बड़ देखो, अपना आवाज सही आ रहा है। इमरान नेटवर्क चेक कर यार, क्योंकि तेरे अलावा किसी और का कमेंट नहीं आ रहा है यहाँ पर, तेरे अलावा, ठीक है। चलो मैं लौटता हूँ, मैं वापस लौटता हूँ। नहीं अभी मैंने बोलना बंद कर दिया था, मैं बोलना शुरू करता हूँ, मैं वापस बोलना शुरू करता हूँ। चलो वापस बात को कंक्लूड कर रहा हूँ जी। ए बराबर जी मतलब फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट, मतलब लिफ्ट का रस्सा टूट तो लिफ्ट फ्री फॉल हो रहा है। इस कंडीशन में मेरा एक्शन क्या होगा, जीरो। एक्शन जीरो मतलब मेरा लिफ्ट से कांटेक्ट हट चुका है। सुनना भैया, किसी से जुड़े होते हैं तब तक मिलता है, अलग होने के बाद कुछ नहीं मिलता। जब तक जुड़े रहो अलग होने के बाद कुछ नहीं मिलेगा, अलग बाद में नहीं मिलेगा।
तो मुझे बताइए, आज लिफ्ट से कांटेक्ट हट गया, अब मेरा एक्सेलेरेशन क्या होगा? और लिफ्ट, लेकिन लिफ्ट के अंदर अर्थ की ग्रेविटी तो है ना भैया, अर्थ का ग्रेविटी कहां कट करेगा? तो डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन मुझे मिलेगा। तो काम की बात सुन लो, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरा के रेस्पेक्ट में मेरा एक्सेलेरेशन होगा जी, है ना, सुनना मेरी बात ढंग से, ये वाले केस की बात कर रहा हूं, क्या हो गया, लिफ्ट है और लिफ्ट डाउनवर्ड गिर रहा है, ए बराबर जी, एक्सेलेरेशन ऑफ लिफ्ट ये। अब मैं वेइंग मशीन पे खड़ा था, यहां कितना आ जाएगा? आज नॉर्मल रिएक्शन 0 आ जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन 0 आ गया, इसका मतलब मेरा लिफ्ट से कांटेक्ट हट गया। एक्सेलेरेशन ऑफ पर्सन विद, और कहां मिलेगा? ये मिलेगा डाउनवर्ड, ये मिलेगा डाउनवर्ड। एक्सेलेरेशन ऑफ लिफ्ट विद रिस्पेक्ट की है, और भैया ये भी डाउनवर्ड है। एक्सेलेरेशन ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट बोले तो पर्सन का माइनस लिफ्ट का बोले ना 0। देखो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बीच में अगर तुम्हारा वॉइस कट, तुम सुन नहीं पाए थे, जो भी समस्या थी, नेटवर्क था, जो भी था, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक बार फिर से बोल रहा हूं। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, लैग कर रहा है, लैग कर रहा है ना, एक दो बच्चे बोल रहे हैं, है ना, लग रहा है सुनाई दे रहा होगा, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुन लो। मैंने बोला लिफ्ट का केबल फॉलिंग लिफ्ट हो गया, लिफ्ट जी से गिर रहा है, फॉर्मूले में रखता हूं तो इफेक्टिव वेट क्या आता है? 0। इफेक्टिव वेट 0 मतलब नॉर्मल रिएक्शन 0। मेरा लिफ्ट की सरफेस से कांटेक्ट हट गया, अगर मेरा लिफ्ट की सरफेस से कांटेक्ट हट गया तो ऐसे केस में क्या होगा? लिफ्ट कर दिया। अब मुझे लिफ्ट एक्सेलेरेशन नहीं दे, लेकिन लिफ्ट के अंदर अर्थ की ग्रेविटी काम करती है, तो अर्थ मुझे एक्सेलेरेशन दे, डाउनवर्ड देगा, तो मेरा एक्सेलेरेशन विद जी आएगा, और वो कहां आएगा? डाउनवर्ड आएगा। एक्सेलेरेशन ऑफ पर्सन होगा जी, और डाउनवर्ड आएगा। ये अब सुनो, ऑब्जर्वर है, दो ऑब्जर्वर की बात सुनो तुम। एक ऑब्जर्वर को ग्राउंड पे खड़ा कर दो, और एक ऑब्जर्वर को, दोनों से मेरी दोनों की बातें सुनो आप। ग्राउंड वाला क्या बोलेगा? ग्राउंड वाला बोलेगा पर्सन जी एक्सेलेरेशन से नीचे गिर रहा है, बोलेगा ये तो रेस्ट पर है। ये लिफ्ट वाला बोलेगा यार मेरे रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलेरेशन 0 है। मेरे दो ऑब्जर्वर हैं, एक या दो कैमरे लगा दो भैया, एक कैमरा ग्राउंड पे लगा दो जो आदमी पे फोकस कर रहा है, उसी आदमी पे फोकस कर रहा है। जो लिफ्ट वाला कैमरा बोलेगा वो बोलेगा पर्सन रेस्ट पर है, ग्राउंड वाला क्या बोलेगा? से गिर रहा है, मतलब ओवरऑल बुरा यार, तो दोनों साथ साथ गिर रहे हैं, है ना। ग्राउंड पे बैठकर बोलूं ना तो लिफ्ट भी जी से नहीं गिर रही है, जी से। ठीक है, रुको, मैं एक और केस बोलता हूं। डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन हो गया मोर देन जी, डाउनवर्ड में एक्सेलेरेशन मोर देन जी। अब अगर इसे सॉल्व करता हूं, ये एम जी माइनस ए, तो समझ सकते हो ये नेगेटिव आए। जब नेगेटिव आए, मैं तुम्हें बोल चुका हूं, नॉर्मल रिएक्शन आ जाए, कांटेक्ट फोर्स नेगेटिव आ जाए, तो आंसर 0 देना। 0 देना है तो इसका मतलब समझो क्या हुआ, आज भी आज भी इस पर्सन का इस वेइंग मशीन से कांटेक्ट है, इसका मतलब इस पर्सन का वेइंग मशीन से। अब सोच के देखो आप, यहां पर आज एक्सेलेरेशन ऑफ लिफ्ट क्या है? आज एक्सेलेरेशन जी है मोर देन जी। पर्सन का वेइंग मशीन से कांटेक्ट हट गया, अगर मशीन से कांटेक्ट हट गया तो सीधी सी बात है, अब इसको कौन देगा? इसको ग्रेविटी देगी, इसे कितना मिलेगा? जी देगा, डाउनवर्ड। अब सोच के देखो, एक्सेलेरेशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? जी, और ये कहां पर है? लेकिन एक्सेलेरेशन ऑफ लिफ्ट टू रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये जी है, और ये भी डाउनवर्ड है। अब मुझे क्लियर करो भाई, कौन तेज भाग रहा है? लिफ्ट तेज भाग रहा है, लिफ्ट तेज भाग रहा है या पर्सन तेज भाग रहा है? मुझे कमेंट करके बताओ।
बेटा मैंने चेक करवाया, वॉइस हमारी टेक्निक वॉइस तो सही आ रही है यार। आपके यहाँ नेटवर्क की समस्या तो नहीं है? सक्षम गुप्ता बोल रहा है लैग कर रहा है यार, 2-3 बच्चे ही बोल रहे हैं लैग कर रहा है, बाकी तो करवा लिया बेटा, चेक करवा लिया नहीं कोई यार। चलो मैं एक बार और रिफ्रेश करवा देता हूँ, बाकी बच्चे भी रिफ्रेश करो। आओ वापस लौटो, जिनको कोई समस्या नहीं है वो जवाब दें बेटा, है ना। लिफ्ट का एक्सेलेरेशन मोर देन जी है। सुनना सुनना केस दोबारा सुन लेना, सुनना दोबारा केस सुनना। लिफ्ट का एक्सेलेरेशन जी है, ऐसे केस में नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू 0 आ जाएगा, कॉन्टैक्ट हट जाएगा। अगर पर्सन का लिफ्ट की सरफेस से कॉन्टैक्ट हट गया तो इसके बाद लिफ्ट उसको देना बंद कर देगा, लेकिन अर्थ की ग्रेविटी उसे देगी, और अर्थ की ग्रेविटी कहां देगी? डाउनवर्ड देगी। तो देखिए पर्सन का एक्सेलेरेशन जी होगा और डाउनवर्ड होगा, लेकिन लिफ्ट का एक्सेलेरेशन मोर देन जी होगा। आज मुझे बताइए यहां पर क्या हो रहा है? लिफ्ट भी नीचे गिर रही है, पर्सन धीरे गिर रहा है, लिफ्ट तेज गिर रही है, तो पर्सन लिफ्ट के रेस्पेक्ट में पीछे रह जाएगा, पर्सन लिफ्ट के रेस्पेक्ट में पीछे रह जाएगा। ध्यान से सुनना, दो ऑब्जर्वर क्या बोलेगा? लिफ्ट भी नीचे गिरा, पर्सन भी नीचे गिरा, लिफ्ट मोर देन जी से गिरी, पर्सन जी से गिरा, इसका मतलब लिफ्ट तेज भाग रही है। और लिफ्ट के रेस्पेक्ट में क्या होगा? पर्सन धीरे धीरे ऊपर जाएगा। तो यहां होने वाला क्या है? थोड़ी देर बाद होगा और लिफ्ट की छत होगी, ये पर्सन का सर जाकर के लिफ्ट की छत से टकराएगा। मेरी भावनाएं समझ रहे हो भाई? वर्ड में मोर देन जी से जा रहा है तो लिफ्ट ऊपर जाएगा, यानी पर्सन अपवर्ड अपवर्ड विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, विद लिफ्ट के रेस्पेक्ट में ऊपर जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया सबको? ठीक है। बेटा मैंने चेक करवाया टेक्निकल टीम से, यहां से दिक्कत नहीं आ रही है। ये 3-4 बच्चों के कमेंट है भाई, सबके कमेंट थोड़ी हैं। मैंने टेक्निकल टीम को बोल दिया है भाई, वो फिर चेक भी कर रहे हैं, घबराओ मत, चेक करो पेशेंस। देखो बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, ठीक है हमारा ठीक है, हमारा सही चल रहा है। बाकी बच्चों से बोलो रिफ्रेश करें, है ना, कर लो रिफ्रेश कर लो। बड़ी बात नहीं करी, छोटी छोटी बातें बताइए लिफ्ट की, छोटी छोटी बातें बताइए, है तो बाद में वीडियो देख लेना इसका। बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं बताई, छोटी छोटी बातें बताइए, छोटी छोटी बातें बताइए। ठीक है, मैंने बोल दिया टेक्निकल टीम को, चेक करने, घबराओ मत। करूं आगे? ठीक है, जिन बच्चों को एक बार कमेंट कर दो, जिनको सही दिख रहा है, जिनको सही सुनाई दे रहा है, तो जिनको सही दिख रहा है, इससे पहले वाली क्लास में भी हो रहा था क्या, या अभी हो रहा है? मैंने बोल दिया टेक्निकल टीम चेक कर रही है। कई बच्चे बोल रहे हैं सही आ रहा है, कई बच्चे बोल रहे हैं कि लैग कर रहा है। अब बच्चों अब चेक करो बच्चों, अब बच्चों चेक करो, अब बच्चों चेक करो। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, है ना, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। अब इस क्वेश्चन के साथ जुड़ जाओ। ठीक है, अब ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये लिफ्ट वाला क्वेश्चन दे रहा हूं साहब। एक लिफ्ट है, लिफ्ट। लिफ्ट में एक पर्सन खड़ा हुआ है। लिफ्ट में एक पर्सन वेइंग मशीन पे खड़ा हुआ है। ये वेइंग मशीन पे खड़ा हुआ है ना। आपसे बोल रहा है कि इसके इफेक्टिव वेट का जो रेशो आ रहा है ना, वो आ रहा है 5:3, है ना। इफेक्टिव वेट का रेशो है 5:3। कंडीशन क्या है? पहले केस में लिफ्ट ऊपर जा रहा है एक्सेलेशन से। दो केस दे रहा हूं साहब। ये यहां पर इफेक्टिव वेट का रेशो, ठीक है। इफेक्टिव वेट का रेशो आ रहा है साहब 5:3। 5:3। पहला कंडीशन क्या है? अपवर्ड एक्सेलेशन है ना। फर्स्ट में क्या है? अपवर्ड एक्सेलेशन। अपवर्ड एक्सेलेशन ए है। और दूसरे केस में क्या है? डाउनवर्ड, ठीक है। ये डाउनवर्ड वेलोसिटी कांस्टेंट है। डाउनवर्ड में वेलोसिटी कांस्टेंट है। दो केस दिए मैंने, ऊपर की तरफ एक्सेलेशन, नीचे की तरफ वेलोसिटी कांस्टेंट। बोल रहा है एक्सेलेशन बताइए, बोला एक्सेलेशन बताइए, एक्सेलेशन बताइए। चलो अब आंसर दो, आंसर दो, चेक कर लेंगे भाई। ऊपर की तरफ एक्सेलेशन, नीचे की तरफ वेलोसिटी कांस्टेंट। बोला एक्सेलेशन बताइए। आंसर दे दो, आंसर मैं समझ जाऊंगा तुम्हें सही सुनाई दे रहा है, सब सही आ रहा है, ठीक है। ये लिफ्ट के अंदर वेइंग मशीन पे पर्सन खड़ा हुआ है। इफेक्टिव वेट का रेशो 5:3 है। पहले में ऊपर जा रहा है कांस्टेंट एक्सेलेशन ए से, और दूसरे केस में जा रहा है डाउनवर्ड कांस्टेंट वेलोसिटी से। डाउनवर्ड कांस्टेंट वेलोसिटी से। आपसे बोल रहा है एक्सेलेशन बताइए, आपसे बोल रहा है एक्सेलेशन बताइए, ठीक है। आपसे बोल रहा है एक्सेलेशन बताइए, बताइए साहब, ठीक है। आंसर बताओ बेटा, आंसर बताओ। कई बच्चे आंसर बता रहे हैं, कई बच्चे भी मुझे यही बता रहे हैं कि अब आवाज़ सही आ रही है, अब बिल्कुल सही आ रही है, ठीक है। मान लिया मैंने सही आ रही है। आंसर आंसर आना शुरू हो चुका है। 2g/3, 2g/3। चलो चेक कर लेते हैं। अब सबको पता है कि ऊपर की तरफ एक्सेलेशन होगा तो क्या लिखोगे? mg+a लिखोगे। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो mg लिखोगे ना, mg। ये 5:3 दिया हुआ है। देखो सॉल्व कर लो, m से m कैंसिल। ये 3g + 3a = 5g। ये होगा 3a = 2g। तो a का आंसर कितना आएगा? a का आंसर 2g/3 आ जाएगा, 2g/3। बहुत सिंपल, टेस्टिंग करने के लिए क्वेश्चन दिया था मैंने। बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। चलो एक बार और टेस्ट कर लेता हूँ, एक क्वेश्चन और टेस्ट कर लेता हूँ। ये सिंपल साधारण सा क्वेश्चन, ये कोरोना काल में ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे नीट में। ये कोरोना काल में नीट में ऐसे क्वेश्चन आया करते थे। चलो वही लिफ्ट में, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। इन ए लिफ्ट, इन ए लिफ्ट रेशो ऑफ इफेक्टिव वेट, रेशो ऑफ इफेक्टिव वेट, ये दिया जा रहा है आपको यहाँ पर। रेशो ऑफ इफेक्टिव वेट 4:1, 4:1, ठीक है। कंडीशन क्या है? कंडीशन है व्हेन लिफ्ट मूविंग, when lift moving upwards with acceleration a, with acceleration a, and downward, and downward with acceleration 2a, ठीक है। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ए, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ए पूछ रहा है आपसे, ए का वैल्यू पूछ रहा है आपसे। मैंने पूरा क्वेश्चन लिख दिया भैया। अगर आवाज लैग भी कर रहा होता है तो बोर्ड पे लिखा हुआ दिखता तो है। इफेक्टिव वेट का रेशियो दे रहा है 4:1। एक बोल रहा है कि लिफ्ट ऊपर जा रहा है ए से, ए एक्सेलेशन से, ए एक्सेलेशन से ऊपर जा रहा है। और दूसरे केस में बोल रहा है कि साहब ये 2a एक्सेलेशन से नीचे जा रहा है। ए का वैल्यू बताइए, बताओ साहब, बताओ। मैं टेस्टिंग हो जाएगी, बच्चे आंसर देंगे। ठीक है। इससे पहले वाले अगर तुम्हारे लैग कर गए थे तो घबराओ मत, वीडियो तुम्हें मिलेगा, वीडियो तुम्हें मिल जाएगा भाई। तो उसमें देख लेना एक बार। 10 मिनट का तो काम है, 10 मिनट गड़बड़ हुई है बीच में तो 10 मिनट का वीडियो देख लोगे यार, कोई बुराई थोड़ी है। तुम्हारे साथ तो एडवांटेज यार, तुम्हें तो वीडियो मिल जाता है। बेचारे ऑफलाइन वालों का तो एक बार जो पिक्चर छूट गई छूट गई, तुम्हें तो वीडियो मिल जाता है यार। चलो आंसर आने लगा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बहुत सुंदर बहुत सुंदर। g/3। चलो चेक करते हैं। अगर ऊपर एक्सेलेशन है तो आंसर बोलोगे mg-a,
और नीचे की तरफ भी एक्सेलेरेशन है, सॉरी ऊपर एक्सेलेरेशन है तो g प्लस ए बोलोगे, लेकिन नीचे एक्सेलेरेशन है तो ये g माइनस 2a बोलोगे। ये रेशो गिवन है 4:1। चेक करो, m से m कैंसिल, ये होगा g प्लस ए बराबर 4g माइनस 8a। ये सॉल्व करूंगा तो 9a बराबर कितना 3g, तो a बराबर 3g बाई 9 आ जाएगा। a बराबर 3g बाई 9 मतलब g बाई 3 आएगा, g बाई 3 आंसर आएगा, g बाई 3। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का आंसर आया। ये बीच में कोरोना काल में ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे, बताओ ऐसे सड़े सड़े क्वेश्चन, है ना, कोई भी कर लेगा, जो बिना तैयारी बच्चा तैयारी नहीं कर रहा वो भी कर लेगा ये तो। चलो अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़े। रिवर्स सिर्फ टेस्ट कर रहा था मैं तुम्हारा कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। तुम वापस से फुल फॉर्म में आ चुके हो, मज़ा आ रहा है मुझे, आंसर देते हुए अच्छे लगते हो यार मुझे भी जोश आया था कि और क्वेश्चन कराऊँ मेरे साथ साथ। जब तुम क्वेश्चन के जवाब देते हो ना बच्चे, कुछ और फालतू कमेंट ना करके आंसर के कमेंट आते हैं ना स्क्रीन पे, तो बहुत मज़ा आता है, लगता है कि यार मैं कुछ सिखा पा रहा हूँ बच्चों को, है ना। हम मतलब सामने नहीं हो लेकिन फिर भी सामने हो। चलो कोई डायलॉग बाजी नहीं, आ जाओ मैं अगला क्वेश्चन देता हूँ, थोड़े ऐसे अच्छे क्वेश्चन करते हैं। और लो लिफ्ट पर एक क्वेश्चन और लो, लिफ्ट पर एक क्वेश्चन और लो। ये देखो लिफ्ट है, लिफ्ट, इस लिफ्ट के अंदर मैं आज पुली लटकाने वाला हूं। ये लो मास पुली सिस्टम, ये एक मास m1 है, एक मास m2 है, और तुम्हें पता है हमेशा की तरह अपना m1 मोर देन m2 है। ये लो m1 मोर देन m2 है, और मैं आपसे बोल रहा हूं कि लिफ्ट ऊपर जा रहा है, एक्सीलेशन ऑफ लिफ्ट गिवन है अपवर्ड्स, ये दिया हुआ है साहब a, ये AL लिख लो, चलो AL, ये AL दिया हुआ है, AL दिया हुआ है, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, एक तो बोल रहा है साहब टेंशन इन ए स्ट्रिंग बताओ, टेंशन इन ए स्ट्रिंग, रस्सी में टेंशन बताओ, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है एक्सीलेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, ये बोल रहा है एक्सीलेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, लिफ्ट के रेस्पेक्ट में ब्लॉक का एक्सीलेशन बताइए। दो क्वेश्चन पूछे मैंने, दो क्वेश्चन पूछे, ठीक है। ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है AL एक्सीलेशन से, आपसे बोला रस्सी में टेंशन बताइए। देखो ऐसे काम अपन ने पहले बहुत किए हैं, मास पुली सिस्टम खूब किया है लेकिन ग्राउंड पर रख के किया। आज मैं काम तो वही कर रहा हूं लेकिन ग्राउंड पर रख के नहीं कर रहा हूं, लिफ्ट पे रख के कर रहा हूं। देखो मैं सिंपल बता दूं, मेरा सॉल्व करने का बड़ा सिंपल तरीका है, और तुम्हें बार बार प्रूफ करके दिखा दिया, अंदर बैठ के सॉल्व करूंगा तो भी फोर्स का आंसर वही आएगा, और ग्राउंड पे बैठ के सॉल्व करूंगा ना तो भी फोर्स का अंदर वही आंसर वही आएगा। तो आसान तरीका होता है अंदर बैठ जाओ। अंदर बैठ जाओगे तो क्या करना है, एक शूडो ही तो लगाना है तुम्हें, शूडो लगाना है, उसके बाद क्या करना है, जो आज तक काम करते थे वही करना है ऐसा। चलो मैं अंदर बैठ के सॉल्व करूंगा, मैं बैठ जाता हूं अंदर। बताइए लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो शूडो कहां लगेगा, शूडो नीचे लगेगा ना। अच्छा M1G तो नीचे लग ही रहा था, ये शूडो यानी M1A भी नीचे लगेगा, इस पर M2G तो नीचे लग ही रहा था, ये शूडो M2A भी नीचे लगेगा। ये A क्या है, ये A एक्सेलेरेशन ऑफ लिफ्ट। बात समझ में आ रही है भैया। अब टेंशन निकालने का अपना वही तरीका है, आगे वाला फोर्स पीछे वाला मास, पीछे वाला फोर्स आगे वाला मास। मान लिया है तो ये मान लो वो लिफ्ट रुका हुआ है, वो लिफ्ट बक्सा रुका हुआ है, उस लिफ्ट के अंदर ये मास पुली सिस्टम चल रहा है, ये दोनों मास उस पुली से बन के चल रहे हैं। और चलने वाले केस का टेंशन निकालना जानते हो, चलने वाले केस में टेंशन कैसे निकालते हो, ये देखो आगे वाला फोर्स आ जाएगा M1 इंटू G प्लस AL, है ना। पीछे का मास कितना हो जाएगा M2, पीछे का फोर्स कितना हो जाएगा M2 इंटू G प्लस AL, आगे का मास कितना हो जाएगा M1, नेट मास कितना होगा, नेट मास होगा M1 प्लस M2। तो देख सकते हो टेंशन कितना आ जाएगा, ये आ गया 2M1 M2 इंटू G प्लस AL डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये देखो टेंशन आ गया। बताओ मैंने कोई नया काम किया क्या, मैं वही काम कर रहा हूं जो पूरे चैप्टर में करता आया, जो पूरे चैप्टर में मैंने काम किया वही काम किया, है ना। मैं कह रहा हूं ना, ये नॉन इनर्शियल वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो अंदर बैठ करके सॉल्व करो, बड़ी आसानी से होते हैं। अच्छा ग्राउंड पे बैठ के सॉल्व करता ना तो मुझे न्यूटन बुलाना पड़ता, तो तुम्हें पता कि न्यूटन बुलाना पड़ता तो इक्वेशन बनानी पड़ती, और बनानी नहीं पड़ती सॉल्व भी करनी पड़ती। ये इक्वेशन बनाने से बचाने वाला तरीका है अपना, है ना। अंदर बैठ जाओ, शूडो लगा लो, बस क्या है वही काम करो जो आज तक करते हैं आगे पीछे, है ना। दो पे लिफ्ट ऊपर जा रही है तो दोनों पे शूडो नीचे तो लगेगा, लिफ्ट अगर ऊपर पे शूडो कहां लगेगा, नीचे। अब आओ एक्सीलेशन की बात करें, एक्सीलेशन, है ना। मुझे बताओ यहां पर ये वाला हिस्सा भारी होगा तो ये हिस्सा नीचे जाएगा और ये हिस्सा कहां जाएगा, ऊपर, A0। ध्यान से देखना, अपने कर दिया उन्होंने, ये विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट ही आंसर मांग रहे हैं,
लिफ्ट के रेस्पेक्ट में आंसर मांग रहे हैं। अब मुझे बताओ लिफ्ट के एक शूडो जोड़ते ही इसको भूल जाए साहब, ग्राउंड ही मान ले, इसको हटा दो, इसको एक शूडो जोड़ दिया ना आप लोग। अब ये देखो, ये चलाने वाला फोर्स होगा, ये रोकने वाला फोर्स होगा, तो एक्सेलरेशन क्या बोलोगे? एक्सेलरेशन बोलोगे AL। रोकने वाला फोर्स ये बोलोगे m2g प्लस AL डिवाइड बाय नेट मास कितना होगा? मास होगा m1 प्लस m2। तो ये कितना आ गया आंसर? ये आंसर आ गया m1g प्लस AL डिवाइडेड बाय कितना होगा? m1 प्लस m2। ये A नोट आ गया। बहुत सिंपल, ठीक है। ये अंदर बैठ करके ही हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं साहब, ये अंदर बैठ करके ही सॉल्व कर रहे हैं। अब रुको मन में क्या लाने लगे होंगे? अगर मैं अंदर नहीं बैठ के मैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आंसर मांगू तो टेंशन तो तुम अंदर बैठ के निकालो या बाहर बैठ के निकालो, टेंशन का आंसर यही आएगा। टेंशन तुम अंदर बैठ के निकालो, बाहर बैठ के निकालो, आंसर यही आएगा। एक्सेलरेशन का आंसर बन जाएगा, बदल जाएगा। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन निकालोगे ना, m1 का कुछ और आएगा, m2 का कुछ और आएगा। लेकिन लिफ्ट के अंदर बैठ के निकाल रहा हूं ना, तो दोनों के लिए आंसर यही आएगा। ठीक है, अब रुक जाओ, मैं फिर से क्लियर कर दूं। ये मैंने निकाला एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। अब मैं बोल रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ जाओ। तो सोचो, इसको सोचो, ग्राउंड पे बैठ करके सोचो, ये क्या है भाई? थोड़ा सा रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट है। लिफ्ट ऊपर जा रहा है और ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, इसमें ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है और ये ब्लॉक भी ऊपर जा रहा है। तो सोच के देखो, ये वैसा केस है जैसे नदी बहती है ना, नदी बहती है, बहती नदी में मैं नदी की सेम डायरेक्शन में तैरूंगा तो ऐसे केस में वेलोसिटी प्लस हो जाता है, और बहती नदी में वेलोसिटी के अपोजिट तैरूंगा ना तो उसमें माइनस हो जाता है, माइनस। भाई सिंपल संडा बता रहा हूं मैं, और एग्जांपल बताऊं, है ना, ये नदी वाला एग्जांपल दिया मैंने, मैं और एग्जांपल दूं आपको। जैसे ये सिटी मॉल वगैरह में जाते हैं, वहां ऑटोमेटिक सीढ़ियां लगी होती हैं, एस्सीलेटर लगा होता है, एस्सीलेटर, उस एस्सीलेटर पर खड़े हो जाओ तो ऊपर पहुंचा देता है। अगर आप भी ऊपर ही चलने लगो और एस्सीलेटर भी ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाता है, और नीचे आओगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। बड़ा सिंपल फंडा। देखो लिफ्ट ऊपर जा रही है और ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, तो ऐसे केस में क्या कर दोगे? माइनस। कह रहा हूं एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, ये एक्सेलरेशन ऑफ m1 है ना, ये आंसर आएगा A0। ये नीचे जा रहा है और वो ऊपर जा रहा है, तो A0 माइनस AL। और मास ये बोलूंगा A0 प्लस AL। ये मैंने आंसर लिखा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, मैं बात को वापस से कंक्लूड कर दूं भैया, मैं फिर से कंक्लूड कर दूं। अगर ये विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट पूछा ना तो आंसर ये था, ये आंसर था विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बोलोगे ना तो m1 का अलग होगा और m2 का अलग होगा। टेंशन का आंसर कहीं से भी निकालो सेम होगा, तो हमें जहां से निकालना आसान होगा वहीं से निकालेंगे ना यार। मैं तुम्हें इतनी देर समझा रहा हूं, बाहर बैठोगे तो न्यूटन इक्वेशन बनानी पड़ेगी, सॉल्व करनी पड़ेगी, लंबा हो जाएगा। और अपना अंदर बैठ गए ना तो एक शूडो जगाते ही वही कंसेप्ट हो जाएगा जो आज तक रहा है। ठीक है, चलो मैं लिफ्ट का और क्वेश्चन देता हूं, एक और देता हूं, लिफ्ट का एक क्वेश्चन और दूंगा, लिफ्ट का एक क्वेश्चन और देता हूं सर। लो भैया, ये लिफ्ट, इस पर मैं दे रहा हूं इंक्लाइन प्लेन। इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दें अपन, ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक रख दिया मैंने, मास है, और लिफ्ट को लेके जा रहा हूं मैं ऊपर। ठीक है, लिफ्ट का अपवर्ड एक्सेलरेशन A दे दिया मैंने, और इस ब्लॉक को मैंने छोड़ दिया भैया। मैं डाटा दे रहा हूं, ये हाइट h है, h। तो अब इजीली समझ सकते हो, ब्लॉक को छोड़ दूंगा तो फिसलते हुए नीचे आएगा ना। अच्छा, लिफ्ट भी ऊपर जा रही है और ये नीचे आ रहा है, आपसे बोल रहा है इसका नीचे आने का टाइम बताओ। ठीक है, ये पूछ रहा है साहब टाइम टेकन बाय पार्टिकल, टाइम टेकन बाय ब्लॉक, है ना, ये पार्टिकल बोल दो, ब्लॉक बोल दो, मास बोल दो। टाइम टेकन बाय ब्लॉक टू रीच्ड एट बॉटम, बॉटम तक पहुंचने का टाइम बताइए सर, बॉटम तक पहुंचने का टाइम बताइए। मैंने बोल दिया बेटा, तुम्हारे जो भी कमेंट आते हैं टेक्निकल टीम तैयार रहती है उसको देखने के लिए, घबराओ मत। टेक्निकल टीम को बोल दिया गया है, मैंने इशारा कर दिया उसको, वो फिर से नेटवर्क अपने यहाँ से चेक कर रहा है। आप भी अपना नेटवर्क चेक कीजिए। और मैं देख रहा हूँ कि 2-3 बच्चों को ही समस्या आ रही है, ज़्यादा को नहीं आ रही है ना, ज़्यादा बच्चों के लिए साउंड लैग नहीं कर रहा है।
चलो मुझे फिर से कमेंट करके बताओ। आज मतलब पढ़ाते पढ़ाते डिस्टर्बेंस बहुत हो रहा है। कोई नहीं भाई, आवाज़ आएगी तो पढ़ पाओगे ना। फिर से चेक करो। बच्चों चेक करो फटाफट, आ गई? सही हो गया? काउंट सही हुई? बच्चों चेक करो फटाफट। ठीक है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सही है। चलो ये क्वेश्चन स्क्रीन पर है, अगर सही है तो यहां पर बताइए साहब। ये क्वेश्चन है साहब, लिफ्ट के अंदर एक इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन पर एक ब्लॉक, वो ब्लॉक नीचे गिर रहा है फिसल करके। बोला इसका नीचे पहुंचने तक का टाइम बताइए, इसका नीचे पहुंचने तक का टाइम बताइए। बताइए साहब, टाइम बताइए। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आंसर देने लगे बच्चे यार। चलो देखो, मेरा तरीका तुम्हें समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं कहाँ बैठूंगा? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं अंदर बैठूंगा। और अंदर बैठ के क्या करूंगा? अंदर बैठ के मैं शूडो फोर्स लगाऊंगा, शूडो फोर्स। लो भैया, मैंने फ्रेम मान लिया लिफ्ट, मैं बैठ गया अंदर। अब तुम्हें पता है कि एम जी तो नीचे लग ही रहा था, ये एम ए भी नीचे लगेगा, ये शूडो भी नीचे लगेगा। लिफ्ट ऊपर जा रही है ना, तो शूडो नीचे लगेगा। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि इस डायरेक्शन में जो फोर्स आ जाएगा वो एम जी प्लस ए साइन थीटा आ जाएगा। ये फोर्स आ जाएगा एम जी प्लस ए साइन थीटा। ठीक है, अब सुनना भैया, ये यहां पर मैं लिफ्ट के अंदर बैठ चुका हूं, तो लिफ्ट को भूल जाओ। इनिशियल वेलोसिटी 0 है। एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक कितना आएगा? एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक आएगा जी प्लस ए साइन थीटा। और ऊपर से नीचे आता है ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट इंक्लाइन प्लेन की लेंथ के बराबर होगा। अब क्वेश्चन को ढंग से देखो, क्या मैंने इंक्लाइन प्लेन का लेंथ आपको दिया है क्या? क्वेश्चन में मैंने इंक्लाइन प्लेन का लेंथ आपको नहीं दिया, लेकिन मैंने थीटा और एच दिया है ना, तो आप बोल सकते हैं साइन थीटा बराबर एच अपॉन एल। तो एल बराबर कितना आ जाएगा? एल बराबर एच अपॉन साइन थीटा, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा एच अपॉन साइन थीटा। अब सिंपल देखो, क्या निकालने को बोल रहा है? टाइम निकालने को बोल रहा है। मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है, मेरे पास एक्सेलेरेशन है, मेरे पास डिस्प्लेसमेंट भी है, और वो टाइम निकालने को बोल रहा है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन पे जाएं, और वो भी कौन सा? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप क्या बोलेंगे? ये एस हो गया एच अपॉन साइन थीटा, यू कितना हो गया? 0, ए का वैल्यू कितना हो गया? ए का वैल्यू हो गया जी प्लस ए साइन थीटा। ये देखो नीचे पहुंचने का टाइम आ जाएगा, यहां से सॉल्व करोगे ना, ये आएगा 1 अपॉन साइन थीटा रूट 2h अपॉन जी प्लस ए। ये आंसर आ गया, जो डाटा गिवन है उसकी टर्म्स में 1 अपॉन साइन थीटा रूट 2h अपॉन जी प्लस ए। ठीक है, ये नीचे पहुंचने का टाइम आ गया। अच्छा, इसी में अगर लिफ्ट नहीं चल रही होती ना, लिफ्ट नहीं चल रही होती तो आंसर आता 1 अपॉन साइन थीटा रूट 2h बाई जी। लिफ्ट चल रही है तो आंसर आ गया 1 अपॉन साइन थीटा रूट 2h अपॉन जी प्लस ए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको। तो मतलब ये जितने भी नॉन इनर्शियल वाले क्वेश्चन है ना, एक ही तरीका, मैं अंदर बैठूंगा, अंदर बैठ के शूडो लगाऊंगा और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तरीका समझ में आ गया होगा। चलो मैं और देता हूँ कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन और देता हूँ, कुछ क्वेश्चन और देता हूँ। एक और क्वेश्चन लो। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन दे रहा हूं ना, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, कई बार पूछा गया, और स्टैंडर्ड है। कई बच्चे तो देखना भी फटाफट आंसर देंगे। ठीक है, ये क्या बोल रहा है साहब? एक इंक्लाइन प्लेन है जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, और इसके ऊपर एक ब्लॉक रख रहे हैं, ब्लॉक। ये लो, इसके ऊपर एक ब्लॉक रख रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ब्लॉक ना गिरे, हम चाहते हैं कि ये ब्लॉक ना गिरे। तो इसके लिए एक्सेलेरेशन पूछता है, एक्सेलेरेशन। ये बोल रहा है एक्सेलेरेशन बताइए, किस काम के लिए? कि ये स्मॉल एम कैपिटल एम के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है। ये बोल रहा है फाइंड आउट एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन ऑफ सिस्टम, एक्सेलेरेशन ऑफ सिस्टम इफ स्मॉल एम present at rest, present at rest with respect to, ये कैपिटल एम इंक्लाइन प्लेन के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे रहे, इंक्लाइन प्लेन के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे रहे। देखो बच्चे आंसर भी देने लगे। चलो एक और चीज पूछ लेता हूं, है ना। एक तो पूछ रहा है एक्सेलेरेशन बताओ, एक और चीज बताओ, नॉर्मल रिएक्शन।
normal reaction in this condition. In this condition, इस कंडीशन में नॉर्मल रिएक्शन भी बताओ. दो चीजें पूछ रहा हूं, एक तो इस सिस्टम का एक्सेलेरेशन बताओ अगर रेस्ट पे रखना है तो, और दूसरा बोल रहा है कि साहब नॉर्मल रिएक्शन बताओ. है ना, रुक जाओ. पढ़े लिखे बच्चे जो जानते हैं वो आंसर दे रहे हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो सुनो. हो सकता है कई बच्चों का देखा हुआ ना हो, तो मैं क्लियर करता हूं. देखो सबको दिख रहा होगा ये mg sin थीटा इसको नीचे लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन की बात ही नहीं हो रही. जब फ्रिक्शन की बात ही नहीं हो रही तो फिसलेगा ना साहब. mg sin थीटा उसको नीचे लाने की कोशिश करेगा. अब क्या चाहते हो, रोकना. देखो ये पूरी दुनिया के रेस्पेक्ट में नहीं है, ये स्मॉल m कैपिटल M पर फिसलना बंद कर दे, तो उसके लिए मैंने इस सिस्टम को एक्सेलेरेशन दिया. अब ध्यान से देखना साहब, मैं एफबीडी बना के दिखाता हूं तुम्हें. मैं एफबीडी बना करके तुम्हें दिखाता हूं. अगर मैं तुम्हें बोलूं एक्सीलरेटेड फ्रेम, तो एक्सीलरेटेड फ्रेम का मतलब क्या हो गया साहब? एक्सीलरेटेड फ्रेम का मतलब हो गया नॉन इनर्शियल. और नॉन इनर्शियल को सॉल्व करने का मेरा तरीका तुम्हें समझ में आ गया होगा. नॉन इनर्शियल में मैं क्या करूंगा, मैं अंदर बैठ जाऊंगा अंदर, और अंदर बैठ के मैं क्या बोलूंगा, मैं अंदर बैठ के बोलूंगा शूडो. अब मुझे बताओ शूडो किस पे लगाऊं? ये शूडो इस ब्लॉक पे लगाऊंगा. राइट हैंड साइड में अगर मैं इसको एक्सेलेरेशन दूंगा तो शूडो कहां लगने वाला है? ये शूडो लेफ्ट में लगने वाला है. और कितना शूडो लगेगा? ये शूडो लगेगा m/a. है ना. अब देखो सारी कहानी मैं कहां बैठ के कर रहा हूं, मैं सारी कहानी अंदर बैठ के कर रहा हूं साहब. तो इसी को फ्रेम मान लिया. अब इसको रुका हुआ मान लो. अब इसको रुका हुआ मान लो. देखो अब करना क्या है, फोर्सेस को बैलेंस करना है. ध्यान से देखो, ये MA है, तो ये एंगल अगर थीटा था ना, तो ये एंगल भी थीटा होगा. ये कितना आएगा? ये आएगा MA cos थीटा, और इधर क्या आएगा? इधर आएगा MA sin थीटा. ये आएगा MA sin थीटा. ये मिलेगा आपको नॉर्मल रिएक्शन. ये मिलेगा आपको नॉर्मल रिएक्शन. कौन से पकड़ रहे हो भाई? अब अगर ये mg है ना, mg, तो आपको पता है इधर क्या आता है? इधर mg sin थीटा आता है, जो इसको नीचे लाने की कोशिश करेगा. और इधर क्या आता है? इधर आता है mg cos थीटा. ठीक है. अब सिंपल सी बात है, मुझे एक बात क्लियर कर दो. अगर आप रोकना चाहते हैं ये, तो यही रोकेगा इसको. भाई नीचे फिसलने से कौन रोकेगा? ये रोकेगा. तो अगर MA cos थीटा का वैल्यू इस mg sin थीटा के बराबर हुआ तो रोक दोगे ना. तो आप देखो ऐसे केस में एक्सेलेरेशन कितना आ गया? ये a बराबर g tan थीटा आ गया. आंसर आ गया a बराबर g tan थीटा. ये एक्सेलेरेशन आ गया a बराबर g tan थीटा. मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं, जितने भी एक्सीलरेटेड फ्रेम होंगे सब नॉन इनर्शियल होंगे, और नॉन इनर्शियल को सॉल्व करने का मेरा तरीका होगा, मैं अंदर बैठूंगा. अंदर बैठ के क्या करूंगा? शूडो लगाऊंगा. ये ना, शूडो लगा दिया मैंने, फिर बोलता है इसको रोको, रोक दिया मैंने. तो शूडो बोलता है रोक दिया मैंने. है ना. अब दूसरा क्वेश्चन बोला मैंने नॉर्मल रिएक्शन. मुझे बताओ नॉर्मल रिएक्शन, तुरंत बताओ, फोटो देख के बताओ. नॉर्मल रिएक्शन कितना दिख रहा है? ये दिख रहा है MA sin थीटा प्लस mg cos थीटा. दिख रहा है ना भैया? ये a उठा के इसमें रख दो. ये जो a निकाला है ना, वो यहां रख दो. a का वैल्यू आपने क्या निकाला? g tan थीटा, है ना, इंटू साइन थीटा, प्लस ये क्या होगा? mg cos थीटा. अब यहां पर देख सकते हो tan थीटा क्या होगा? ये होगा साइन अपॉन कॉस इंटू साइन थीटा. ये हो जाएगा mg cos थीटा. अब खुद बताओ, mg कॉमन ले लें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा. यहां से देखो सॉल्व करने पे आंसर क्या बन जाएगा? ये n बराबर mg कॉमन ले लें तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा. है ना, वो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया. तो आंसर आ गया mg अपॉन कॉस थीटा, या इसी को बोलेंगे mg sec थीटा. ये आंसर बोलोगे mg sec थीटा. ठीक है. तो काम की बात सुन लो. दो क्वेश्चन पूछे थे मैंने पूछा था कि नॉर्मल रिएक्शन क्या है, तो मैंने पूछा था एक्सेलेरेशन कितना है, तो g tan थीटा, और नॉर्मल रिएक्शन कितना है, तो mg sec थीटा. किस केस के लिए? अगर इसको साथ चलाना है तो. रुकना, मेरी बात एक बार फिर सुन लेना भैया. स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, वैसे तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बच्चों को आंसर रटा होता है, लेकिन ढंग से रटना. ये क्या केस है? साथ चलाना है. स्मॉल m कैपिटल M के ऊपर फिसलना बंद कर दे, ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर फिसलना बंद कर दे, तो इसके लिए सिस्टम को एक्सेलेरेशन देना पड़ेगा g tan थीटा, और उस समय नॉर्मल रिएक्शन होगा mg sec थीटा. आई थिंक बात पकड़ में आ गई भैया, और तुम्हें समझ में आ गया होगा मैं सारे क्वेश्चन कहाँ बैठ के कर रहा हूँ? अंदर बैठ के कर रहा हूँ. सारे इस तरह के क्वेश्चन कहाँ बैठ के करता हूँ? अंदर बैठ के करता हूँ. चलो मैं एक और देता हूँ. ऐसा ये क्वेश्चन और बनता है. इस क्वेश्चन में क्या था? साथ चलाना है. अब दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कितना एक्सेलेरेशन दे ताकि फ्री फॉल हो जाए. है ना, देखो इधर धक्का मारा तो साथ चल रहा था, अगर मैं इधर पकड़ के खींच दूं, वो याद है न्यूटन फर्स्ट लॉ? है ना, ग्लास के ऊपर गत्ते के ऊपर कॉइन, अगर गत्ते को खींचते हैं तो कॉइन ग्लास में गिर जाता है. मैं वही चाहता हूं, अब ये फ्री फॉल हो जाए. मैं चाहता हूं कि इस इंक्लाइन प्लेन को पकड़ के खींचूं और ये फ्री फॉल हो जाए.
तो उसमें बोलते हैं एक्सेलेरेशन बताइए, उस केस में बोलते हैं एक्सेलेरेशन बताइए। एक और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लीजिए, ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं भाई। अब मैं चाहता हूं फ्री फॉल हो जाए, यही इंक्लाइन प्लेन, वही का वही इंक्लाइन प्लेन, ये लो एंगल थीटा, वही ब्लॉक। अब क्वेश्चन बदल रहे हैं, मैं चाहता हूं फ्री फॉल। चलो फोर्स पूछूंगा, एक्सेलेरेशन नहीं फोर्स पूछूंगा, ठीक है। ये बोल रहा है फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एफ इफ मास स्मॉल एम फॉल फ्रीली, ये फ्रीली गिरा दो साहब, स्मॉल एम को फ्रीली गिरा दो, तो उसके लिए बोल रहा है फोर्स बताइए फोर्स। चलो मैंने मौका दिया, तुम्हें दिया थोड़ा सा समय, है ना। पढ़े लिखे बच्चे तो जवाब भी देने लगे भैया, है ना, जिनको पता है वो जवाब भी दे रहे, है ना। ट्राई करो, सब ट्राई करो, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आंसर रटे होते हैं बच्चों को, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, तुम्हें भी याद कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं, याद करने में बुराई नहीं है, लेकिन ढंग से याद करना। ये अगर 7 चलाना है तो जी टेन थीटा, आज 7 नहीं चलाना, आज गिराना है, आज गिराना है। मैं एक्सेलेरेशन नहीं पूछ रहा हूं, बच्चे एक्सेलेरेशन का आंसर दे रहे हैं, बच्चों मैं फोर्स पूछ रहा हूं, फोर्स। एक्सेलेरेशन का आंसर बच्चे सही दे रहे हैं, जी कॉट थीटा, बिल्कुल सही है, जी कॉट थीटा, ठीक है। मैं ही बताऊं, आ जाऊं। चलो मैं इधर एफबीडी बना देता हूं, आज हम चाहते हैं कि ये गिरे, ठीक है। ये लो, ये थीटा, ये कैपिटल एम, और इसके ऊपर रखा हुआ है एक स्मॉल एम, ये स्मॉल एम, और मैंने इधर फोर्स लगाया। अगर मैं इधर फोर्स लगाऊंगा तो इधर एक्सेलेरेशन आएगा ना, और तुम्हें पता है एक्सेलेरेटेड फ्रेम मतलब नॉन इनर्शियल मतलब मैं तो अंदर बैठूंगा यार, बोलो अंदर बैठ के क्या बोलूंगा, अंदर बैठ के न्यूटन की शूडो, ये शूडो आज इधर लग जाएगा, आज शूडो इधर लग जाएगा एम ए, और एम जी तुम्हें पता है कहां था, एम जी तुम्हें पता है नीचे था, ठीक है। अब देखो कंडीशंस देखो, एम जी का ये कंपोनेंट सबको पता है, एम जी का ये वाला कंपोनेंट सबको पता है, क्या होता है, ये कंपोनेंट होता है एम जी साइन थीटा, और ये कंपोनेंट भी सबको पता है एम जी क्या होता है, कॉस थीटा। अरे होता है भैया, एम ए के कंपोनेंट करो, एम ए के, ये एंगल थीटा है ना, तो ये एंगल थीटा होगा, एम ए का इस डायरेक्शन का कंपोनेंट बोलेंगे तो ये होगा एम ए कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन का कंपोनेंट बोलोगे, ये बोलोगे एम ए साइन थीटा, साथ में इधर ही नॉर्मल रिएक्शन भी होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन भी होगा, ठीक है। अब रुको, क्वेश्चन पे लौटो, क्वेश्चन की भाषा पढ़ो। ये बोलता है फ्री फॉल, मुझे बताओ ये ब्लॉक फ्री फॉल कब हो सकता है। ये ब्लॉक फ्री फॉल उस केस में हो सकता है जब इस इंक्लाइन प्लेन से इसका कांटेक्ट हट जाए। अगर इंक्लाइन प्लेन से कांटेक्ट हट गया तो ऐसा का ऐसा टपक जाएगा नीचे, और कांटेक्ट हटने का मतलब समझते हो, नॉर्मल रिएक्शन क्या होना चाहिए, जीरो। कांटेक्ट हटने का मतलब नॉर्मल रिएक्शन जीरो, तो आज नॉर्मल रिएक्शन को जीरो कर दो, आंसर आ जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन जीरो कर दो, ठीक है। आप देखो नॉर्मल रिएक्शन कितना है, आज नॉर्मल रिएक्शन है एम जी कॉस थीटा माइनस एम ए साइन थीटा, देख रहे हो ना, ये एम जी कॉस थीटा, वो एम ए साइन थीटा। आप जानते हो कांटेक्ट हट जाए, कांटेक्ट रिमूव हो जाए, मैं चाहता हूं कांटेक्ट रिमूव हो जाए। अगर कांटेक्ट रिमूव हो जाए तो एन का वैल्यू जीरो होना चाहिए, रखो इसमें जीरो, इसको जीरो रख के सॉल्व करते हैं, तो ये एम जी कॉस थीटा माइनस एम ए साइन थीटा, तो देख रहे हो ए बराबर जी कॉट थीटा आ गया भैया, आंसर आ गया ए बराबर जी कॉट थीटा। अब भैया 7 चलाना है तो जी टेन थीटा, और फ्री फॉल करवाना है तो आंसर क्या होगा, जी कॉट थीटा। ये स्टैंडर्ड आंसर है, याद कर सकते हो। साथ में डायरेक्शन का भी ध्यान रखना, जब 7 चलाना था ना तो इधर एक्सेलेरेशन किया था, और जब गिराना है ना तो इधर एक्सेलेरेशन देना है। रुको, मैंने क्या पूछा है, मैंने एफ पूछा है, फोर्स पूछा है, फोर्स। अब मुझे बताओ फोर्स किस पे लगा रहे हो, फोर्स तो पूरे सिस्टम पे लगा रहे हो ना, तो पूरे सिस्टम को एक्सेलेरेट कर रहे हो तो मास भी पूरे सिस्टम का लेना। बच्चे क्या करते हैं, खाली ये बोलते हैं हमने कैपिटल एम पे लगाया, कैपिटल एम ले लो, और कई बच्चे तो हद कर देते हैं स्मॉल एम ले लो। मुझे बताओ क्या करना है तुम्हें चलाना तो पूरे सिस्टम को है ना, तो पूरे सिस्टम का मास लेना, ये एम प्लस एम इंटू जी कॉट थीटा। आई थिंक बात पकड़ में आ गई होगी। बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, है ना, कई सारे बच्चे गलत दे रहे हैं, खाली कैपिटल एम जी कॉट थीटा दे रहे हैं, कई बच्चे खाली स्मॉल एम जी कॉट थीटा दे रहे हैं। भैया ये आंसर होगा एम प्लस एम जी कॉट थीटा। आई थिंक बात पकड़ में आ गई, और दोनों स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मैं रिपीट कर देता हूँ, याद क्या करना है। ये वेज वाला जो क्वेश्चन आता है, ब्लॉक वेज वाला जो क्वेश्चन है, 7 चलाना है तो एक्सेलेरेशन देना पड़ेगा जी टेन थीटा, और फ्री फॉल करवाना है
तो एक्सेलेरेशन देना पड़ेगा जी कॉट थीटा, है ना। ये तो एक्सेलेरेशन हो गया, फोर्स पूछता है तो निकाल लोगे। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और कई बार नीट में आया हुआ है, अभी पिछले 3-4 साल से नीट में नहीं आ रहा। अच्छा एक और बताऊं, ये पिछला वाला जो क्वेश्चन है ना, ये एक बार नीट में आया, उसमें थीटा नहीं दिया, थीटा ना दे करके एक बात पूछी, बोली कि इंक्लिनेशन 1 इन एक्स, अपने मॉड्यूल में भी है। रुको मैं क्लियर करता हूं, मैं बात बताता हूं, मैं बात बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन ही ले लो, ये लो अगला क्वेश्चन दे रहे हैं साहब, यही इंक्लाइन प्लेन, और हमें क्या करना है साहब, साथ चलाना है। ये लो, ये थीटा है, इसका मास कैपिटल एम है, इसका मास स्मॉल एम है। अच्छा क्वेश्चन में थीटा दे ही नहीं रहा, क्वेश्चन में थीटा नहीं दे रहा, वो कुछ और ही बोल रहा है। ये बोल रहा है कि साहब इंक्लिनेशन 1 इन एक्स, ऐसा बोल रहा है, इंक्लिनेशन 1 इन एक्स, और बोल रहा है इसका एक्सेलेरेशन बताइए, फाइंड आउट एक्सेलेरेशन if small m does not slip on inclined plane, inclined plane पे फिसलता नहीं है तो एक्सेलेरेशन बताइए, एक्सेलेरेशन इंक्लाइन प्लेन पे फिसलता नहीं है तो एक्सेलेरेशन बताइए। अब ये तो पॉइंट सबको समझ में आ गया होगा कि यार एक्सेलेरेशन इधर देना है, और एक्सेलेरेशन कितना देना है, बोले एक्सेलेरेशन देना है जी टेन थीटा। ये तो सबको समझ में आ गया होगा, एक्सेलेरेशन देना है जी टेन थीटा। लेकिन इधर फोटो में देखें तो थीटा दे ही नहीं रहा। अबे फोटो में देखें तो थीटा दे ही नहीं रहा, थीटा ना देके एक लाइन बोल दी उसने, इंक्लिनेशन 1 इन एक्स। इस लाइन का मतलब समझ लो, इंक्लाइन प्लेन के लिए अगर ऐसा बोल रहा है इंक्लिनेशन 1 इन एक्स, इसका मतलब वर्टिकली 1 चल रहे हो तो इंक्लाइन प्लेन पे एक्स चलना पड़ेगा। रुको मेरी बात समझना, आसान भाषा में बोलूं तो ये बोल रहा है साइन थीटा, ये बोल रहा है साइन थीटा 1/x है। मैं क्लियर कर रहा हूं, देखो इंक्लाइन प्लेन पे जब भी ऐसा बोले ना, इंक्लिनेशन 1 इन एक्स, इंक्लिनेशन 3 इन 4, इंक्लिनेशन 4 इन 5, ऐसा बोले तो इसका मतलब वर्टिकल कितना 1 चले तो इंक्लाइन प्लेन पे कितना चले, x। मतलब वर्टिकली 1 राइज करना है तो उसके लिए इंक्लाइन प्लेन पे x चलना होगा। आसान भाषा में बोले तो साइन थीटा 1/x होता है। मुझे बताओ, मुझे साइन थीटा चाहिए कि टेन थीटा चाहिए? मुझे साइन थीटा चाहिए कि टेन थीटा चाहिए? मुझे टेन थीटा चाहिए। अब टेन थीटा चाहिए तो राइट एंगल ट्राइंगल से टेन थीटा बना सकते हो ना। मेरे पास परपेंडिकुलर आ गया, देखो परपेंडिकुलर आ गया। अरे मेरे पास हाइपोटेनियस आ गया, तो पाइथागोरस थ्योरम से बेस आ जाएगा ना, बेस कितना होगा, ये बेस होगा x² - 1। बताइए साहब, साइन थीटा से अब आप टेन थीटा आसानी से लिख सकते हो। टेन थीटा क्या बोलोगे? टेन थीटा बोलोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 1/√x² - 1। तो आंसर क्या बोलोगे? आंसर जी टेन थीटा है ना, ये बोलोगे g इंटू 1/√x² - 1। आई थिंक बात पकड़ में आ गई हुई है ना। आंसर आ जाएगा g/√x² - 1। ये अपने मॉड्यूल में क्वेश्चन है भैया, है ना, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, उसने टेन थीटा दिया ही नहीं। वो भी तुमसे चालाक है भैया, वो सीधे बच्चे रट लेते ना आंसर, बोले ए बराबर जी टेन थीटा, बोले साथ चलाने के लिए एक्सेलेरेशन जी टेन थीटा, बच्चों ने रट लिया, उसने थीटा दिया ही नहीं, कुछ ऐसी लाइन बोल दी। ऐसा लाइन बोलता है कि इंक्लिनेशन 1 इन एक्स, तो मतलब समझ लो, जब बोल रहा है ना इंक्लिनेशन 1 इन एक्स, इसका मतलब साइन थीटा दिया है। मैं और लिख देता हूँ, मैं ऐसी बातें और लिख देता हूँ। लो मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर वो बोल रहा है इंक्लिनेशन 1 इन एक्स, इसका मतलब है साइन थीटा 1/x। अगर मैं बोलता हूं इंक्लिनेशन 3 इन 5, इसका मतलब साइन थीटा कितना, साइन थीटा 3/5। ये बोलता है इंक्लिनेशन 4 इन 5, इसका मतलब साइन थीटा कितना, साइन थीटा 4/5। आई थिंक मतलब समझ में आ गया होगा। आज के बाद ऐसी मैं बात बोलूंगा तो तुम आराम से जवाब दे पाओगे। मैं छोटी छोटी बातें बता के लिख देता हूं भैया, मेरे नोट्स में सब लिखा हुआ मिलता है। तुम भी अपने नोट्स मेंटेन करना भैया, ये साथ साथ बना पा रहे हो तो बहुत ही बढ़िया है, शानदार है ना। और थोड़ा थोड़ा लैग करता है, थोड़ा थोड़ा तुम्हारा छूट जाता है, तो बाद में वीडियो देख के बनाओ ना यार, रिवीजन तो करना ही है तुम्हें, रोज का रिवीजन तो करना ही है ना यार, है ना। कितना 10 मिनट का वीडियो देखना पड़ेगा, 15 मिनट का देखना पड़ेगा। नोट्स जरूर मेंटेन करना, नोट्स जरूर मेंटेन करना। बाद में ये पीडीएफ से नहीं पढ़ना है, अपने हाथ से लिखे हुए नोट से पढ़ना है। चलो अब बात चली है, अगर बात चली है कि क्या करना है कैसे करना है, तो मैं एक बार और बोल देता हूं, हालांकि पहले भी बोला है मैंने, मैं दोबारा क्लियर कर देता हूं। देखो भैया, यहां क्लास में जब पढ़ रहे हो तो कोशिश करो कि साथ साथ अपन नोट करें, साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करें। कुछ रह जाता है स्पीड की वजह से, किसी वजह से रह जाता है ना, चाहे नेटवर्क की वजह से रह जाता है,
तुम्हारी स्लो स्पीड की वजह से रह जाता है, मेरी फास्ट स्पीड की वजह से रह जाता है, जो भी कारण तुम मानते हो, है ना, क्लास खत्म होने के बाद में उसको अपने नोट्स में मेंटेन कर लेना, उसको अपने नोट्स में लिख लेना। क्लासरूम नोट्स जरूर मेंटेन करना, ये पीडीएफ से नहीं पढ़ना है भैया, और बार बार वीडियो खोल के तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं कि बाद में 2 महीने बाद रिवीजन कर रहे हैं, वीडियो खोल के रिवीजन कर रहे हैं। कहीं अटकते हैं, किसी कंसेप्ट में दिक्कत आती है तो वीडियो खोलेंगे, अवेलेबल है तुम्हारे पास, तुम्हारे को सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है, वीडियो साल भर रहेंगे तुम्हारे पास। लेकिन मेरी सलाह है कि नोट्स बनाओ, साथ साथ नोट्स बनाओ, है ना, नोट्स पूरे मेंटेन करो। अब क्लास पढ़ा तुमने, साथ साथ क्वेश्चन किए, साथ साथ नोट्स बनाए, थोड़ा कुछ रह गया तो बाद में वीडियो देख करके उस नोट्स को कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आज जो मैंने क्वेश्चन कराए थे ना, ये सारे के सारे तुम्हें अपने हाथ से दोबारा करने हैं, और फिर मॉड्यूल के क्वेश्चन करने हैं। होमवर्क मिलेगा तुम्हें, है ना, मैं जनरली चार्ट शेयर कर देता हूँ कि इस टॉपिक के ये क्वेश्चन है, इस टॉपिक के क्वेश्चन है, नहीं तो मैं यहीं पे लिखवा देता हूँ बोर्ड पे। तो उसके बाद मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मतलब आज जो टॉपिक पढ़ा, आज तुमने लिफ्ट पढ़ा, आज तुमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, है ना। कम से कम 15 क्वेश्चन मैं क्लास में करा के जाऊंगा, और कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन का होमवर्क तुम्हें घर के लिए मिलेगा, वो 20 क्वेश्चन रोज करोगे। अब एक टॉपिक पे तुम 30 क्वेश्चन अगर रोज कर लोगे तो टॉपिक तुम्हारा कितना स्ट्रांग हो जाएगा, सारी बातें तुम्हारी क्लियर हो जाएंगी। बस ये रोज का काम रोज करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, थोड़ा सा मतलब आपको थोड़ा एफर्ट डालने पड़ेंगे यार, रैंडम काम नहीं करना। मैं पहले बोल चुका हूं, रैंडम वेक्टर का रिजल्टेंट 0 आता है। ये रोज की पढ़ाई रोज करोगे यार, रोज का काम रोज करोगे, है ना भाई। क्या होता है, ऑफलाइन में बच्चा होता है, सामने पकड़ लेते हैं अपन, तूने मॉड्यूल नहीं किया, तू क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, अपन वो शक्ल देख के पता लग जाता है। तुम्हारी शक्ल देख के मुझे पता नहीं लगता, तो मैं समय समय पे गाइड करता हूँ तुम्हें। ईमानदारी से तुम मेहनत करो, ईमानदारी से जो जो बोला जा रहा है ना, साथ साथ करते जाओ, है ना। रोज का टॉपिक रोज क्लियर करो, जो होमवर्क में मिल रहा है उसके क्वेश्चन रोज सॉल्व करो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं भाई। चलो मैंने ये बात बता दी, एक और क्वेश्चन देता हूं, एक और दे रहा हूं, एक और दे रहा हूं। लो भाई, मैं एक और दे रहा हूं। ये मैंने आपको दिया, ये पुली, ये मैंने फिर लगा दिया इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। ये एससी वर्मा का क्वेश्चन है। ये साहब स्मॉल एम और ये साहब कैपिटल एम, ये रस्सी बांध दी मैंने, और इससे एक मास लटका दिया। इस मास को बोल रहा हूं एम डैश, ठीक है। आपसे बोल रहा है इस एम डैश का वैल्यू बताइए, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एम डैश, ठीक है। वैल्यू ऑफ एम डैश किस काम के लिए, अगर स्मॉल एम कैपिटल एम के ऊपर फिसले ना, इफ मास स्मॉल एम प्रेजेंट एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल एम, मतलब इंक्लाइन प्लेन के रेस्पेक्ट में ये रेस्ट पे रहे, तो उसके लिए एम डैश का वैल्यू पूछ रहा है सब। चलो बताओ बताओ, मतलब मॉड्यूल का होमवर्क का जिक्र करते ही हार्ड कॉपी कमेंट आने लगते हैं, ठीक है। फिर मतलब जोक, अच्छा मजाक कर रहे हो मेरे साथ। अब मिल जाएगी, जब तक नहीं मिली पीडीएफ से करो, जब तक नहीं मिलती पीडीएफ से करो, ठीक है। इस क्वेश्चन का जवाब दो, ठीक है। ये एम डैश पूछ रहा है, अगर स्मॉल एम कैपिटल एम के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे रहे। चलो बादाम दूंगा, करो, एक इनाम वाला क्वेश्चन है, कर दो इसको। अजय, चलो मैंने बहुत समय दे दिया, आप चेक कर लेते हैं। देखो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी में आपको याद दिला दूं, अभी प्रूफ करा मैंने थोड़ी देर पहले। अगर इसको इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पे रखना है, तो इसका जो इस सिस्टम का जो एक्सेलेरेशन होना चाहिए वो जी टेन थीटा होना चाहिए, ये जी टेन थीटा। अब सोचो इसका जी टेन थीटा है, तो ये भी तो वही होगा ना यार। और एक्सेलेरेशन निकालने के तुम एक्सपर्ट हो, एक्सेलेरेशन निकालना मैंने सिखाया तुम्हें। एक्सेलेरेशन होता है चलाने वाला माइनस रोकने वाला डिवाइड बाय नेट मास। बताइए साहब, एक्सेलेरेशन क्या बोलोगे? चलाने वाला फोर्स होगा एम डैश जी, रोकने वाला क्या होगा? 0, और नेट मास क्या होगा? नेट मास होगा एम प्लस एम डैश। होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? ठीक है, बड़ा सिंपल है वो। ये यहां पर क्या करो, ये ए का वैल्यू उठा के रख दो। ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू है जी टेन थीटा। ए बराबर जी टेन थीटा, आंसर आ गया भाई। अब सिंपल कैलकुलेशन, ये देखो एम डैश का वैल्यू सॉल्व कर लो, जी से जी कैंसिल, ये आएगा एम प्लस एम डैश इंटू टेन थीटा बराबर एम डैश। देखो यहां से टेन थीटा से मल्टीप्लाई करके एम डैश को उधर ले जाऊंगा, ये एम डैश को उधर ले जाऊंगा, तो एम डैश कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास एम प्लस एम टेन थीटा
डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन थीटा, डिवाइड बाय 1 माइनस टेन थीटा। बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है, एक्सेलेरेशन निकालने के तुम एक्सपर्ट हो। ये एक्सेलेरेशन को जी टेन थीटा के बराबर कर दो, आंसर आ गया। ये जी टेन थीटा के बराबर कर दो, आंसर आ गया। आई थिंक हो रहा है भैया, बड़ा सिंपल, बहुत आसान। चलो, बहुत सारे मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के क्वेश्चन करा दिए मैंने, एक और करा दूं, एक आखिरी क्वेश्चन फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, तो फिर एनएलएम खत्म, फिर फ्रिक्शन स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन और करा देता हूं फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, फिर हम फ्रिक्शन स्टार्ट कर देते हैं। लो एक क्वेश्चन और लो। लो भैया, ये मैं आपको दे रहा हूं, एक गाड़ी है, एक व्हीकल है, इसका मास दे रहा हूं मैं कैपिटल एम, और इसके साथ में मास पुली सिस्टम से ये दो मैंने खिलौने अटैच कर दिए। लो ये लो, ये लो, यहां पर ये मैंने दो खिलौने अटैच कर दिए। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। देख रहे हो भैया, m1 m2, ये मास हो गया कैपिटल एम। ये बोल रहा है कि साहब इस पर कितना फोर्स लगाएं, कितना फोर्स लगाएं ताकि m1 m2 इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पर रहे। ये बोल रहा है f का वैल्यू बताइए, इफ m1 एंड m2 प्रेजेंट एट रेस्ट, प्रेजेंट एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल एम। कैपिटल एम के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे, मतलब फिसले नहीं। अगर ये फिसले नहीं तो उसके लिए बताइए साहब फोर्स का वैल्यू कितना। अगर ये फिसलते नहीं है तो फोर्स का वैल्यू कितना। ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन है। मैं फ्रिक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ फिर मैं, और सैटरडे तक हम लोग खत्म कर देंगे फ्रिक्शन। तो आज थर्सडे है, कल भी क्लास आएगी मेरी, परसों भी आएगी, डेली क्लास आ रही है भैया, है ना। कल भी है और परसों भी है, और मंडे से फिर वापस दो फिजिक्स हो जाएंगी अल्टरनेट। मंडे से वापस से दो फिजिक्स अल्टरनेट हो जाएंगी, है ना। मैं स्टार्ट करूंगा काइनेमेटिक्स। चलो चेक करें, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया, वेरी गुड। चेक कर लेते हैं, आओ। देखो, ये तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि इतनी देर से मैं समझा रहा हूं, अगर इसको धक्का लगाऊंगा तो सिस्टम एक्सीलरेट होगा ना, और एक्सीलरेटेड फ्रेम मतलब नॉन इनर्शियल, और नॉन इनर्शियल को सॉल्व करने का मेरा तरीका समझ गए हो कि मैं अंदर बैठूंगा, और अंदर बैठ के क्या बोलूंगा, अंदर बैठ के शूडो शूडो बोलूंगा। अब शूडो किस पे लगाऊं, शूडो इस व्हीकल पे लगाऊं या पैसेंजर पे लगाऊं। तुम्हें पता है पैसेंजर पे लगता है, तो इस पे भी शूडो लगेगा ये M1A, और इस पे भी शूडो लगेगा ये M2A, दोनों पे शूडो लगेगा। अब इसका जो शूडो है वो तो नॉर्मल रिएक्शन देगा, नॉर्मल रिएक्शन, है ना। अब इसका जो वेट था वो नॉर्मल रिएक्शन देगा। अब मुझे बताओ, ये नॉर्मल रिएक्शन अगर इसका बोले तो इसके वेट को संभाल रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन इस शूडो को संभाल रहा है। मुझे बताओ इसके वेट को कौन संभालेगा, M1G के वेट को ये M2A ही तो संभालेगा। ये M1G के वेट को कौन संभालेगा, M2A। अगर इस M2A का वैल्यू इस M1G के बराबर हो गया तो भैया ये रेस्ट पे रह जाएगा, रेस्ट पे, है ना। और क्या चाहते हो, रेस्ट पे रखना चाहते हो ना। अगर रेस्ट पे रखना चाहते हो तो हम बोलेंगे M2A बराबर M1G, तो A बराबर कितना मिलेगा, A बराबर M1 अपॉन M2 इंटू जी मिलेगा। ये एक्सेलेरेशन आ गया भैया, एक्सेलेरेशन। अब एक्सेलेरेशन आ गया, एक्सेलेरेशन। मैंने एक्सेलेरेशन नहीं पूछा, मैंने फोर्स पूछा है। अब मुझे बताइए फोर्स किसको चला रहा है, फोर्स तीनों को चला रहा है ना। क्या बोलोगे, ये F बराबर M प्लस M1 प्लस M2 इंटू ए, और ए का वैल्यू यहां रख दो, देखो फोर्स आ गया, ये आ गया M प्लस M1 प्लस M2। ए का वैल्यू कितना होगा, ए का वैल्यू होगा M1 अपॉन M2 इंटू जी। होगा कि नहीं होगा, ये फोर्स आ गया भैया। इतना फोर्स लगाओगे तो ये साथ साथ चलेगा। अच्छा, इससे ज़्यादा लगा दिया ना तो भी साथ नहीं चलेगा, और इससे कम लगा दिया तो भी नहीं चलेगा। अगर इससे ज़्यादा लगा दिया ना तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में ये शूडो बढ़ जाएगा तो ये ऊपर जाने लगेगा, और इससे कम लगा दिया ना ये शूडो कम पड़ जाएगा, ये नीचे आने लगेगा। अगर आपको साथ चलाना है तो फोर्स इतना ही देना पड़ेगा। आई थिंक बात पकड़ में आ गई होगी, कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया होगा। तो भैया मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए नॉन इनर्शियल फ्रेम के, तो एनएलएम के सारे कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, ग्राउंड पे बैठ के भी हो चुके हैं, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ करके भी हो चुके हैं, और सबको सॉल्व करने का एक ही अप्रोच था, और उम्मीद करता हूँ साथ साथ तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे। अब आ जाते हैं अपन फ्रिक्शन पर, ये सबका हो गया है। अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर देते हैं फ्रिक्शन। अगला न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फ्रिक्शन।
चलो कुछ मैं थ्योरी वाले पॉइंट आज डिस्कस करूंगा फ्रिक्शन के बारे में, तो ढंग से सुनते जाओ भैया। फ्रिक्शन है क्या चीज? देखो, दो सरफेसेस जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है ना, तो वो रिलेटिव मोशन का अपोज करती हैं। उस रिलेटिव मोशन के अपोज की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरी बात ढंग से सुनना, दो तीन छोटी छोटी बातें ढंग से क्लियर करना। पहली चीज, दो सरफेस कांटेक्ट में होनी चाहिए। और मैं कह रहा हूं कांटेक्ट में होने से कुछ नहीं होता, कांटेक्ट में होने से कुछ नहीं होता, यहां पर रिलेटिव मोशन स्टार्ट होना चाहिए। रिलेटिव मोशन जैसे ही स्टार्ट होगा ना, तो उसका अपोज होगा। इस अपोज की प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? फ्रिक्शन। मतलब रिलेटिव मोशन के अपोज की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? फ्रिक्शन। अब ये फ्रिक्शन का रीजन क्या है? ये आया कहां से? ये आया कहां से? तो इसका रीजन क्या है? पहले पुराने जमाने में ओल्ड थ्योरी चलती थी। ओल्ड थ्योरी में ये बोलते थे कि ये मिलता है रफ सरफेसेस में, और ऐसा बोलते थे कि रफ सरफेसेस में क्रस्ट और ट्रफ होते हैं। क्रस्ट और ट्रफ, ये क्रस्ट और ट्रफ मतलब क्या है? मैं बोल रहा हूं रफ सरफेस है तो उबड़ खाबड़ होगी। तो अब ये पॉजिटिव पीक जो होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। और नेगेटिव पीक को क्या बोलते हैं साहब? ये ट्रफ बोलते हैं। अब दो सरफेसेस के ये क्रस्ट और ट्रफ आपस में उलझ जाएंगे तो रिलेटिव मोशन का अपोज करेंगे। मतलब मैं आसान भाषा में बोलूं तो इसका रीजन बोलते थे इंटरलॉकिंग। इसका रीजन बोलते थे क्रस्ट और ट्रफ आपस में इंटरलॉक हो गए। मैं और आसान भाषा में बोलूं तो रफ सरफेस उबड़ खाबड़ होती है, तो उनके उबड़ और खाबड़ आपस में फंस जाते हैं। वो आपस में क्या करेंगे? रिलेटिव मोशन का अपोज करेंगे। उस रिलेटिव मोशन के अपोज की प्रॉपर्टी को बोलते थे फ्रिक्शन। लेकिन फिर क्या देखा गया? फिर ऐसा देखा गया कि जरूरी नहीं कि फ्रिक्शन रफ सरफेसेस में पाया जाए। जो जिनमें क्रस्ट और ट्रफ नहीं होते ना, उन सरफेसेस में भी फ्रिक्शन पाया जाता है। तो इसका रीजन बताया गया इंटरलॉकिंग नहीं, इसका रीजन बताया गया इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। दो कॉन्टेक्ट सरफेसेस आपस में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की वजह से रिलेटिव मोशन का अपोज करते हैं। तो रिलेटिव मोशन का जो अपोज होगा ना, उसका कारण इंटरलॉकिंग नहीं है, उसका कारण है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। ठीक है, मैं रीजन लिख दूं भैया। पहली चीज, रीजन ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, रीजन ऑफ फ्रिक्शन, रीजन ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, नॉट इंटरलॉकिंग। ठीक है, ये इंटरलॉकिंग इसका रीजन नहीं है, इसका रीजन है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ये फ्रिक्शन का रीजन है भैया। इसका रीजन इंटरलॉकिंग नहीं है, इसका रीजन है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। आई थिंक बात पकड़ में आ गई हुई है। बड़ा सिंपल प्रॉपर्टी है। रीजन ऑफ फ्रिक्शन इज ए इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। मतलब आसान भाषा में बोलूं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। ये फ्रिक्शन भी क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर सरफेस। लेकिन ये काम किस पे करेगा? ये दो कॉन्टेक्ट सरफेसेस के बीच में। चलो अब दूसरे पॉइंट पे आओ साहब, है ना। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि दो सरफेस कॉन्टेक्ट में होनी चाहिए, साथ में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। दो सरफेस कांटेक्ट में होगी, साथ में क्या होगा? रिलेटिव मोशन। अच्छा, और सुनो मुझे, क्या है ये बेचारा बदनाम है कि अपोज करता है। मैं आपको क्लियर करूं, खाली अपोज नहीं करता, ये सपोर्ट भी करता है। मैं सारे सपोर्ट वाले एग्जांपल तुम्हें पहले बोलता हूं, मैं सारे फ्रिक्शन के सपोर्ट वाले एग्जांपल बोलता हूं। सुनना मेरी बात। जैसे अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप चल रहे हैं वॉकिंग, तो वॉकिंग के लिए फ्रिक्शन जरूरी है भैया। जमीन पे अगर फ्रिक्शन नहीं होता ना, या जमीन पे तेल चिकनाई डाल दूं मैं फ्रिक्शन को खत्म कर दूं, तो ऐसे कैसे फिसलते रहोगे, चल नहीं पाओगे भाई। हमारे चलने का कारण है न्यूटन थर्ड लॉ। हम नीचे एक्शन करते हैं, उसके रिएक्शन से आगे बढ़ते हैं। तो एक्शन कब कर पाओगे? जब नीचे ग्रिप बनेगी। और ग्रिप कब बनेगी? जब फ्रिक्शन होगा। ये फ्रिक्शन होगा तो ग्रिप बनेगी, ग्रिप बनेगी तो एक्शन होगा, वो एक्शन होगा तो ग्राउंड से रिएक्शन मिलेगा, उससे आगे बढ़ोगे। बताओ, फ्रिक्शन ने सपोर्ट किया कि अपोज किया? यहाँ फ्रिक्शन ने सपोर्ट किया। मैं सारे सपोर्ट वाले एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। ये बेचारा बदनाम है कि रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। मैं सारे सपोर्ट वाले एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। और सुनो, और सपोर्ट वाला एग्जांपल सुनो। मैं बोल रहा हूं एक रस्सी है, ये छत से लटकी हुई रस्सी है, मैं इसको पकड़ करके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हूं। अगर मैं रस्सी को पकड़ करके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हूं, तो मेरे हाथ और रस्सी के बीच में ग्रिप बनेगी, तभी मैं ऊपर चढ़ पाऊंगा। ये ग्रिप का मतलब क्या हो गया? ये ग्रिप का मतलब हो गया फ्रिक्शन, है ना। फ्रिक्शन ने सपोर्ट किया तभी मैं ऊपर चढ़ पाया। सोच के देखो, तुम्हारे हाथ पे मैं तेल चिकनाई लगा दूं, है ना, और यहां पर क्या कर दूं? नायलॉन की रस्सी लटका दूं, नायलॉन की रस्सी लटका दूं, प्लास्टिक की रस्सी लटका दूं और तेल लगा दूं, तो क्या होगा? फिसल करके नीचे आ जाओगे। मतलब फ्रिक्शन नहीं था तो नहीं चढ़ पाए। तो ये फ्रिक्शन ने क्या किया? फ्रिक्शन ने सपोर्ट किया कि अपोज किया? ये फ्रिक्शन ने सपोर्ट किया। मैं सपोर्ट वाला और एग्जांपल बोलता हूं। एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक, नीचे ग्राउंड पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, उसके ऊपर एक ब्लॉक और रख दिया। नीचे वाले ब्लॉक को पकड़ के खींचो। अगर नीचे वाले ब्लॉक को पकड़ के खींचोगे ना, तो ऊपर वाला ब्लॉक साथ चलेगा। ये किसने चलाया? ये नीचे वाले को हाथ लगाया, ऊपर वाला साथ चला। किसने चलाया? दोनों के बीच के फ्रिक्शन ने। मुझे बताओ, फ्रिक्शन ने सपोर्ट किया कि अपोज किया? ये फ्रिक्शन ने सपोर्ट किया।
मैं कह रहा हूँ तो सारे वो एग्जांपल बोल रहा हूँ जिसमें फ्रिक्शन सपोर्ट करता है। जनरल बोलते हैं इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ अपोज बिटवीन टू कॉन्टेक्ट सर्फेसेस विच हैज रिलेटिव मोशन, है ना। तो काम की बात लिख लो भैया, यहाँ मैं लिख देता हूँ, डेफिनेशन लिख देता हूँ। ये डेफिनेशन क्या है भैया? इट इज ए प्रॉपर्टीज ऑफ अपोज, ठीक है, ये प्रॉपर्टी ऑफ अपोज between two contact surfaces, between two contact surfaces in relative motion, in relative motion, relative motion में contact surface के relative motion के अपोज की प्रॉपर्टी को क्या बोल रहे हैं? फ्रिक्शन। ठीक है, चलो अब मैं सपोर्ट वाले एग्जांपल दे रहा हूं, रुको यहां पर जनरली, अच्छा काम की बात सुन लो भैया, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन सुन लो। अगर मैं तुमसे कोई रास्ते में पूछे क्या फ्रिक्शन हमेशा अपोज करता है क्या, तो ये जवाब दो, क्या फ्रिक्शन हमेशा अपोज करता है या कभी कभी सपोर्ट भी करता है? बताइए, ये खाली अपोज करता है या सपोर्ट भी करता है? ये सपोर्ट भी करता है, ठीक है। लेकिन मैं तो कह रहा हूं कई केस में मोशन का कारण ही होता है, कई केस में मोशन का कारण ही होता है। जैसे वॉकिंग बोला ना, वॉकिंग अगर सोचो फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या चल पाते क्या? तो धन्यवाद दो फ्रिक्शन को कि तुम्हारी ग्रिप बनी जमीन पर, और ग्रिप बनी तो तुम एक्शन कर पाए, एक्शन कर पाए तो रिएक्शन मिला, उसकी वजह से तुम आगे बढ़ पाए। मतलब देखो क्लियर कर लो, वॉकिंग एग्जांपल है न्यूटन थर्ड लॉ का, एक्शन रिएक्शन का। ऐसा मत मानना कि वॉकिंग फ्रिक्शन का एग्जांपल है। फ्रिक्शन जरूरी है, फ्रिक्शन जरूरी है, तभी तो तुम एक्शन कर पाओगे ना। चलो मैं एग्जांपल देता हूं, मैं सपोर्ट वाले एग्जांपल देता हूं। तो पहला एग्जांपल है सपोर्ट का फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के सपोर्ट का वॉकिंग। लो भैया, ये पर्सन आगे चल रहा है ना, तो इसमें फ्रिक्शन कहां लगेगा? ये फ्रिक्शन आगे लगेगा, ठीक है। और एग्जांपल दूं मैं सपोर्ट वाला, और एग्जांपल दूं, ये रस्सी वाला एग्जांपल दिया मैंने। ये देखो रस्सी, अब रस्सी पकड़ के मैं ऊपर चढ़ना चाहता हूं, मैं ऊपर चढ़ना चाहता हूं, तो तुम्हारे हाथ और रस्सी के बीच में फ्रिक्शन होगा ना, तभी ऊपर चढ़ पाओगे, तभी सपोर्ट करेगा। ये लो, ये भी सपोर्ट का एग्जाम्पल दिया मैंने। मैं और एग्जाम्पल दूं, सपोर्ट का एक एग्जाम्पल और दूं, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक। नीचे वाले ब्लॉक को हाथ लगाओ, ऊपर वाला ब्लॉक साथ चलेगा। ये लो, ये मैं बोल रहा हूं M1 है, ये M2 है। अब मैंने नीचे वाले को हाथ लगाया और ये बोल रहा है कि साहब मूविंग टुगेदर, ये बोल रहा है मूविंग टुगेदर, पूरा सिस्टम साथ चलता है। मुझे बताइए, अगर ये साथ चल रहा है तो इसको किसने चलाया? इसको इन दोनों के बीच के फ्रिक्शन ने चलाया। तो इसमें फ्रिक्शन कहां लगेगा? इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन आगे लगेगा। तो बताइए ये सपोर्ट कर रहा है या अपोज कर रहा है? ये सपोर्ट कर रहा है भैया, सपोर्ट कर रहा है, ये फ्रिक्शन सपोर्ट कर रहा है। तो ये बेचारा बदनाम है कि अपोज करता है? देखो सपोर्ट भी करता है। मैं अभी एक एनसीईआरटी वाला एग्जांपल लेता हूं। एनसीईआरटी में साहब वो पेडलिंग और नॉन पेडलिंग, है ना। सुनना, एनसीईआरटी साइकिल का एक एग्जांपल देती है, साइकिल का, है ना। हालांकि मैं दुनिया के सारे व्हीकल्स की बात करूंगा, खाली साइकिल की बात नहीं करूंगा। उसमें पेडलिंग और नॉन पेडलिंग का केस है। बोलते हैं कि जब तक पेडलिंग करोगे ना, फ्रिक्शन सपोर्ट करता रहेगा पीछे वाले पहिए को, और अगर पेडलिंग बंद कर दोगे ना तो अपोज करेगा। रुको, मैं पूरा मैकेनिज्म समझाता हूं तुम्हें, मैं पूरा का पूरा ये साइकिल का मैकेनिज्म समझाता हूं। आपने देखा होगा साइकिल में दो पहिए होते हैं साहब, और एक यहां पर देखा हो तो पैडल भी लगा होता है, पैडल, और पैडल पर आपने देखा हो तो एक गियर लगा होता है, बड़ा सा गियर, और पीछे वाले पहिए पर एक छोटा गियर होता है, छोटा गियर, और ऐसे चेन लगी होती है, चेन, है ना, ये चेन लगी होती है। यहाँ पैडल होंगे साहब, ये पैडल होंगे। ये लो, ये पूरी साइकिल बना दें यहाँ पे। ये लो, यहाँ पर ये हैंडल लगा दो, हैंडल। ये लो, मैं हैंडल भी लगा देता हूँ, ये साइकिल में हैंडल लगा दिया अपन ने। ये लो, यहाँ गद्दी भी बना दो, ये बिठा दो आदमी को। ये लो, इस पैसेंजर को बिठा दो। ये लो, पैडल चला रहा है साहब। ये पीछे भी साइकिल पर किसी को बिठा दो। ये लो, पीछे भी बिठा दो भाई, ठीक है। ये लो, ठीक है, ये लो। अब ये देखो, मतलब कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। अब सिंपल कॉन्सेप्ट पे आओ, पेडलिंग और नॉन पेडलिंग। अभी ड्राइंग की क्लास नहीं है, इधर आओ। ये मैं कॉन्सेप्ट बताऊं। यहां पर मुझे बताइए, आपने साइकिल अगर चलाई होगी तो पेडलिंग करते हैं। पेडलिंग करके क्या करते हो? पहिए को चलाते हो कि घुमाते हो? पहिए को चलाते नहीं हो, पहिए को घुमाते हो। आप पेडलिंग करके पहिए को घुमाते हो। अब अगर ये पहिया घूमेगा तो जो जैसे मैंने पेडलिंग करी, पहिया घूमेगा तो कॉन्टेक्ट पॉइंट पर वेलोसिटी पीछे आएगी ना, और कॉन्टेक्ट पॉइंट पे वेलोसिटी पीछे आएगी तो फ्रिक्शन कहां काम करेगा? ये फ्रिक्शन आगे काम करेगा। मतलब ये साइकिल अगर आगे बढ़ रही है ना, तो देखो फ्रिक्शन उसी की डायरेक्शन में लग रहा है। इसका मतलब ये सपोर्ट कर रहा है या अपोज कर रहा है? ठीक है, ये सपोर्ट कर रहा है भैया, ये फ्रिक्शन सपोर्ट कर रहा है। बताइए, फ्रिक्शन ने सपोर्ट किया ना, ठीक है। ये काम की बात सुन लो। अब पीछे वाला पहिया जो है ना, पीछे वाला पहिया घूमने की वजह से चलता है।
लेकिन आगे वाला जो पहिया है ना भैया, वो चलने की वजह से घूमता है। रुको, मेरी तुम पूरी बातें ढंग से सुनो, मैं एक एक छोटी छोटी बात कर रहा हूं। पीछे वाला पहिया तुमने घुमाया, घुमाने की वजह से चला, लेकिन आगे वाले को तो पुश किया ना, पुश। अब आगे वाले को अगर मैं पुश कर रहा हूं, ये पुश कर रहा हूं, तो इसको वेलोसिटी आगे दे रहा हूं ना, इसको आगे दूंगा तो इस पर फ्रिक्शन कहां काम करेगा, इस पर फ्रिक्शन पीछे काम करेगा। तो काम की बात सुन लो, आगे वाले पहिए पर फ्रिक्शन लगता है पीछे, और पीछे वाले पहिए पर जब तक पेडलिंग करते रहोगे फ्रिक्शन कहां लगेगा, आगे। अच्छा, पेडलिंग बंद कर दी मैंने पेडलिंग बंद कर दी, इसका मतलब मैंने घुमाना बंद कर दिया। सुनना मेरी बात, अगर मैं घुमाना बंद कर दूंगा तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में वो चल तो रहा था ना, अब चल रहा था तो वेलोसिटी आगे थी, तो फ्रिक्शन कहां लग जाएगा, पीछे लग जाएगा। तो पेडलिंग के दौरान पीछे वाले पहिए पर फ्रिक्शन लगता है आगे की तरफ, नॉन पेडलिंग में दोनों पहियों पे फ्रिक्शन कहां लगेगा, पीछे की तरफ। मतलब सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ किस केस में कर रहा है, पेडलिंग में। चलो बात साइकिल से आगे बढ़ाएं, है ना। मैं चलो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। क्या है, पीछे वाला पहिया घूमने की वजह से चलता है और आगे वाला पहिया चलने की वजह से घूमता है। तो आगे वाले पहिए को पुश किया है तुमने, इसलिए उससे फ्रिक्शन लग रहा है पीछे, लेकिन पीछे वाले पहिए को घुमाया है, इसलिए फ्रिक्शन कहां लग रहा है, आगे। अच्छा, जिस दिन पेडलिंग बंद कर दोगे तो घुमाना बंद कर दोगे तो दोनों पर वेलोसिटी आगे है, फ्रिक्शन दोनों पे लगेगा पीछे, फ्रिक्शन दोनों पे कहां लगेगा, पीछे। अच्छा रुको रुको, ये तो बात हुई साइकिल के चक्के की, ये तो साइकिल के पहिए की बात होगी साहब। मैं गाड़ियों की बात करूं, मैं इस दुनिया की सभी गाड़ियों की बात करूं। देखो, गाड़ी के जिस भी पहिए को पावर डिलीवर कर रहे हो ना, जब तक पावर डिलीवर करोगे उन पर फ्रिक्शन आगे लगेगा, और पावर डिलीवर करना बंद कर दोगे ना तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, पीछे। तो कुल काम की बात, फ्रिक्शन सपोर्ट भी करता है, हमेशा अपोज करे ऐसा जरूरी नहीं है। मेरी बात पकड़ में आ गई होगी, इसमें सपोर्ट कर रहा है और इसमें क्या कर रहा है, अपोज। अच्छा, पेडलिंग के दौरान ये कब क्या करा सब तुमने, ये हमने बात करा इन केस ऑफ पेडलिंग, ये पेडलिंग के दौरान। अच्छा, पेडल घुमाना बंद कर दोगे ना तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, पेडल घुमाना बंद कर दोगे तो फ्रिक्शन दोनों पे पीछे लगेगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो मैंने इतने सारे सपोर्ट वाले एग्जांपल दे दिए भाई तुम्हें, है ना। तो कल थोड़ा सा फ्रिक्शन को और आगे बढ़ाएंगे, समय समाप्त होने जा रहा है, कल थोड़ा फ्रिक्शन को और आगे बढ़ा लेंगे, है ना, थोड़ी सी और बात करेंगे, ठीक है। चलो अब रहा वो मॉड्यूल के डाउट का सवाल, तो उसका वीडियो अपनी जो सेकंड एक्सरसाइज का मैं अपलोड करवा दूंगा, है ना, उसकी सेकंड एक्सरसाइज का वीडियो मैं अपलोड करवा दूंगा। चलो मिलते हैं कल। कुछ और पूछना है तो पूछ लो, अभी मैं 1 मिनट बचा हुआ है, घंटी बजने में 1 मिनट है, अभी मैं तुम्हारी बातों के जवाब दे सकता हूँ। मॉड्यूल कब मिलेगा, जल्दी ही, जवाब है जल्दी ही। मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन देंगे तुम्हें, मोटिवेशन देंगे। और बोलो, चलो मिलते हैं कल, थैंक यू। ये बेडलिंग कल एक बार फिर वापस बता दूंगा इसको।